हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का नीट का 2023 का पेपर। सब बच्चे यहाँ सब जो लोग कह रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर इजी था, बट वो डिपेंड करता है अलग अलग बच्चों के हिसाब से। कुछ बच्चों को बहुत टफ लगा, कुछ बच्चों को इजी लगा। कुछ बच्चों के माइंड में होता है कि बहुत टफ होगा फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन, जो ईजी भी था तो उस पर भी ज़्यादा दिमाग लगा के यहाँ गलती कर दी उन्होंने। कुछ बच्चे सिली मिस्टेक की वजह से नंबर कम लाते हैं, कुछ बच्चे नॉलेज की कमी की वजह से। तो आपका खुद का, आप अपने पेपर की डिस्कशन आप देख रहे हो, सॉल्यूशन आप देख रहे हो, आप खुद का एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन में हम क्यों गलत करके आए और क्यों सही करके आए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन आज का। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी, हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स का नीट का 2023 का पेपर। कोड है हमारा E6, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, ये देखो आप, प्रोजेक्टाइल मोशन का। A bullet is fired from gun at a speed of 280 meter per second, direction 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet is। यहाँ पर बुलेट को 30 डिग्री एंगल पर 280 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो किया है। तो कितनी हाइट तक जाती है, एंगल पे थ्रो किया, तो डेफिनेटली प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको फॉर्मूला पढ़ा है आपने, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, तो उस फॉर्मूले को लगाना है इसमें। बताए फॉर्मूले में देखो आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो आप मुझे बताओ। हाइट का फॉर्मूला होता है H = U² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन सबने पढ़ा है। इसमें हाइट का, रेंज का, टाइम पीरियड का, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो u की वैल्यू दे दी आपको 280, ठीक है। तो 280 मीटर पर सेकेंड, साइन स्क्वायर थीटा साइन 30 दिया है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 इंटू 1/2 अपॉन 2g, और g की वैल्यू गिवन थी 9.8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। हाइट का जो रिलेशन है देख लो, डेटा गिवन था सारा, 280 मीटर पर सेकंड गिवन है, एंगल 30 डिग्री। तो थीटा जो एंगल होता है हॉरिजेंटल से, वो आप चेक कर लें कहाँ से दिया है, हॉरिजेंटल से। ठीक है, तो क्लियर था, एंगल 30 डिग्री है, u की वैल्यू है और g की वैल्यू 9.8 दी है। कई बार किसी न्यूमेरिकल में आपको 10 देंगे तो 10 लेना है, 9.8 लेंगे तो 9.8 लेना है, राइट। तो जो वैल्यू दी है वो लें और यहाँ पर आप पुट करोगे, सॉल्व करेंगे, इस हाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और आपका आंसर मिलता है इसमें 1000 मीटर फर्स्ट। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था प्रोजेक्टाइल मोशन का, हाइट पर बेस्ड। अगला आ जाओ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपका फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का था। सेकंड आपका एरर का क्वेश्चन है। अ मेटल वायर हैज मास 0.4 ± 0.02 ग्राम, रेडियस गिवन है, फिर आपको लेंथ गिवन है, द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। फिर आपसे डेंसिटी में वैल्यू उसमें पूछ ली है एरर की। तो मास की गिवन है, रेडियस की गिवन है, ठीक है, एक वायर दिया है। अब डेंसिटी इक्वल्स टू तो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, एरर का न्यूमेरिकल है। तो एरर का जो बेसिक पार्ट है इसका न्यूमेरिकल करना आना चाहिए आपको। एरर के लिए देखो, मास इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम, ठीक है। मास के लिए पूछा है इसने पूछा है आपसे डेंसिटी के लिए, तो एरर की डेंसिटी बोला है। मास इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी D इक्वल्स टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। अब वायर के लिए आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, वायर का एरिया इनटू लेंथ, और वायर का एरिया होगा πr² और ये लेंथ। ठीक है, तो डेंसिटी D, मास, रेडियस L, ये रिलेशन आपको मिला है डेंसिटी का। तो एरर की जो वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा D अपॉन D इक्वल्स टू मास आया तो डेल्टा M अपॉन M, ठीक है, प्लस रेडियस भी है। अब वो ऊपर अपॉन में हो चाहे डिवाइड में हो, आपको प्लस ही करना होता है। पावर जो होती है वो आगे लग जाती है 2 डेल्टा R अपॉन R, फिर प्लस डेल्टा L अपॉन L। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, इससे आपको डेंसिटी के अंदर फ्रैक्शनल एरर आपको मिल जाएगी। और परसेंटेज एरर निकालनी है तो फ्रैक्शनल एरर निकाल कर लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज लगा सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलेशन जरूर थी थोड़ी सी इसमें, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट था कि जैसे डेल्टा M की वैल्यू कितनी है 0.002 और मास क्या दिया है 0.4 प्लस ट्वाइस रेडियस का स्क्वायर होता है तो 2 ले लिया। रेडियस के लिए है 0.001 इंटू और रेडियस की वैल्यू है 0.3 प्लस डेल्टा L दे दिया आपको, लंबाई में 0.02 है और 5 तो 0.02 डिवाइड बाय 5 लेंथ के लिए दे दिया। इसको पूरे को सॉल्व करके 100 से मल्टीप्लाई करके आपको परसेंटेज लगाना है, तो आपका आंसर आएगा 1.6%। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट जरूर इसमें है, आपको ये वाला कैलकुलेटिव था, ये करना था आपको कैलकुलेशन से। चलिए आगे नेक्स्ट थर्ड देखो, कुछ कैलकुलेशन भी है, कुछ डायरेक्ट भी थे, आपको पता है
कुछ तो आपको डायरेक्ट टिक करने होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में थ्योरेटिकल जो होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, नॉलेज बेस्ड होते हैं, वो आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे ये देखो थर्ड क्वेश्चन आपका, फोटोवोल्टेक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। पहला स्टेटमेंट है फोटोवोल्टेक डिवाइसेस, जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करते हैं वो डिवाइस क्या करते हैं, ऑप्टिकल रेडिएशन मतलब ऑप्टिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट है राइट है। दूसरा स्टेटमेंट, जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन। अब ये पहली बात तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला है, एसएसएन रीजन का तो है नहीं। दो स्टेटमेंट दिए, दोनों अलग अलग चैप्टर्स के हैं। पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा आपका सेमीकंडक्टर से। तो सेमीकंडक्टर में आपको पता है जेनर डायोड यूज़ करते हैं, तो रिवर्स ब्रेकडाउन में यूज़ करते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज़ होता है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी था, थ्योरेटिकल भी है, थोड़ा टाइम यहाँ पर आप बचा सकते हो और थोड़ा टाइम आपका वहाँ खर्च होने वाला है कैलकुलेशन में, तो वहाँ का टाइम जो खर्च हुआ है वो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो अगला, ये नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ से देखो फोर्थ क्वेश्चन ये, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। अब यहाँ पर सिंपल सा एक इंडक्टर दिया है, इंडक्टर कॉइल है, करंट उसमें जा रहा है 2 एम्पियर और उसका इंडक्टेंस दे रखा है 4 म्यू हेनरी। तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है, जो इंडक्शन में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, इंडक्शन कॉइल में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला है U = ½ L/I0²। क्लियर, तो ½ L/I0², L की वैल्यू गिवन है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड हुआ सिंपल। L की वैल्यू गिवन है 4 माइक्रो 10⁻⁻⁶, I0 करंट की वैल्यू गिवन है 2, स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 आया, 2 × 4 8 हो गया, तो 8 × 10⁻⁻6 जूल ये एनर्जी है। अब ऑप्शन में देखो 8 आना है, तो 8 मिली जूल भी है, 8 माइक्रो जूल भी है, ध्यान रखें थर्ड ऑप्शन राइट है इसका, 8 माइक्रो जूल। ठीक है, तो 8 आया और 8 माइक्रो जूल आंसर है इसका। अगला देखो नेक्स्ट 35 में, इंटीग्रेशन ऑफ E.ds = 0 ओवर अ सरफेस। यहाँ पर E.ds का इंटीग्रेशन है इस तरह से, सरफेस इंटीग्रेशन है क्लोज सरफेस के लिए, तो 0 लगा हुआ है, इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रेशन का साइन है, देखिए यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का साइन ऐसे लगाना है और क्लोज सरफेस के लिए E.ds = 0 ओवर द सरफेस। देन कहीं भी E.ds = 0 क्या, E.ds मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया, आपको पता है क्या कहते हैं, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 है किसी भी सरफेस के लिए। तो इससे आप क्या समझते हैं, ऑप्शन देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बोला है, ये कोई बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई यहाँ से रिलेशन नहीं है। ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरी बी इनसाइड द सरफेस, ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरी बी इनसाइड द सरफेस। तो गॉसियन, आपने गॉस थ्योरम पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग इनसाइड द सरफेस अगर कोई चार्ज हुआ तो फ्लक्स 0 नहीं होता है, यहाँ पर फ्लक्स 0 है। थर्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्म, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स लीविंग इट। ये आपने पढ़ा है कि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स लीव करेगा, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ इसका, फोर्थ, जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स लीव कर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। E.ds = 0 मतलब फ्लक्स 0 होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। अगला देखो, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अब देखो फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वाला क्वेश्चन था, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स का। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज, कोई भी बंद सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, आपने गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म में भी पढ़ा है। गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म में क्या बताया था कि बंद सरफेस के लिए हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि सरफेस अगर बंद है और उसके अंदर कोई भी मैग्नेट अगर है, तो मैग्नेट एक, अगर उसके अंदर मैग्नेट है या 2 हैं, तो उसके अंदर नॉर्थ भी है साउथ भी है। तो जितनी लाइंस यहाँ पर भी देखो आप, जितनी लाइंस बाहर निकलेंगी उतनी लाइंस यहाँ पर एंटर भी होती हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ, तो जितनी मैग्नेटिक लाइंस ये यहाँ से एग्जिट करा रहा है साउथ, उतनी मैग्नेटिक लाइंस एंटर भी कराएगा। तो टोटल आपको पता है कहीं भी क्लोज सरफेस के लिए नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है,
तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी एनक्लोज क्लोज सरफेस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी दे दिया, साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स का भी दे दिया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखो, इफ द गैलोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ R इज गिवन बाय। इसमें गैलोमीटर आपको कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, मतलब करंट का इस साइड नहीं जाना है, करंट को इस साइड पे नहीं जाना है, यहाँ पर करंट नहीं जा रहा है। ठीक है, तो करंट अगर यहाँ नहीं जाएगा तो आप इतनी सी बात बताओ, यहाँ पर करंट नहीं जा रहा है, इस साइड करंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ से बाईपास होके वापस जा रहा है, देखो यहाँ पर बैटरी में। ठीक है, तो इस साइड करंट नहीं जा रहा है। अब इस साइड बैटरी कितनी लगा रखी, देखो 2 वोल्ट की, तो इस यहाँ पर 2 वोल्ट है, तो इस पर भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, 2 वोल्ट का। दोनों पर पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट का होगा, तो करंट ना तो इधर से इधर जाएगा ना उधर से इधर आएगा। गैलोमीटर शो डिफ्लेक्शन 0। क्लियर, यहाँ पर 0 करंट दिखा रहा है, इसका मतलब करंट यहाँ से भी नहीं आ रहा है, यहाँ से भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ 2 वोल्ट है तो यहाँ भी 2 वोल्ट होना चाहिए, तभी तो पैरेलल में 2 वोल्ट सेम होगा, तो करंट पास नहीं होगा ना तो लेफ्ट टू राइट ना राइट टू लेफ्ट। क्लियर, तो यहाँ पर तो कर दिया 0, इसका वोल्टेज हमने कह दिया कितना होगा, 2 वोल्ट। ठीक है, इसका 2 वोल्ट होगा। ठीक है, अब ये 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, करंट यहाँ पे आ रहा है I। ठीक है, और ये करंट फ्लो होगा यहाँ से और यहाँ से होता हुआ, ये करंट उधर तो गया 0, I डैश मान लेता हूँ, वो 0 हो गया, I करंट यूँ होता हुआ वापस आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये न्यूमेरिकल है, इसका आप जैसे भी आप करना चाहें, इसको आपको सॉल्व करना है, आपको जैसे भी करना चाहें, आप नेट बैटरी नेट वोल्टेज निकाल के भी कर सकते हो, किरचॉफ सर्किटल लॉ से भी कर सकते हो, आप सिंपल I = V = IR से भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके से कर सकते हो। ठीक है, मैं जो तरीके से करके बता रहा हूँ वो आप देख लें, आपका तरीका हो सकता है अलग हो, आपका तरीका अलग हो सकता है, और अगर ये तरीका मेरा वाला तरीका अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। ठीक है, देखो इधर 10 वोल्ट यहाँ पे है, 2 वोल्ट यहाँ पे है, तो प्लस यहाँ पे होता है ऊपर, ये माइनस यहाँ पे है, तो +2 वोल्ट -2 वोल्ट, इसका भी +2 वोल्ट -2 वोल्ट, ये करंट ऐसे फ्लो करना जाएगा प्लस से माइनस की तरफ, ये करंट ऐसे फ्लो करना जाएगा प्लस से माइनस की तरफ, तो इसका जो 2 वोल्ट का ड्रॉप होगा वो इसके अपोजिट होगा, इस 10 वोल्ट के अपोजिट होगा। ठीक है, तो आप देख लो नेट वोल्टेज क्या आएगा, नेट वोल्टेज जो आएगा नेट इस सर्किट का जो नेट वोल्टेज है यहाँ पर, तो नेट वोल्टेज आएगा 10 - 2, इसको माइनस कर दिया मैंने, तो ये आया 8 वोल्ट। नेट वोल्टेज जो यहाँ पर इसमें गिरेगा, इसमें सर्किट में रहेगा, वो 8 वोल्ट होगा। ठीक है, अब 8 वोल्ट हो गया। अब करंट कितना पास हो रहा है वो देखो, करंट यहाँ पे पास हो रहा है इस तरह से, तो I की वैल्यू निकाल सकते हैं। I जो पास होगा यहाँ पर, I की वैल्यू, वोल्टेज कितना है आपने, नेट वोल्ट कितना है 8 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 400 ओम, तो ये करंट पास होगा यहाँ से 8/400। ठीक है, तो आप कह सकते हो 2/100, 4 से 8 कैंसिल करें 2 टाइम्स, तो 2/100, यहाँ आप कह सकते हो I की वैल्यू हो जाएगी 0.02, ये I करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 8 वोल्ट रेजिस्टेंस लिया 400, इसका मैंने वोल्टेज ले लिया था 2 वोल्ट का, इसका 2 वोल्ट लिया, 10 वोल्ट ये था, 2 वोल्ट था, नेट वोल्ट क्या हो गया 8/400, ये करंट की वैल्यू आ गई, और ये करंट पास हो रहा है, ये करंट जाता है तो यहाँ भी जाएगा। R कितना है अपने पास, वही तो निकालना है, और वोल्टेज कितना है 2 है, I आपको पता लग गया, R आपको पता नहीं है, वोल्टेज पता है 2, तो अपने पास तीनों के बीच में एक ही रिलेशन है, V = IR। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर V = IR से R निकाल लेंगे। R की वैल्यू क्या होगी V/I। अब V कितना है, रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है 2, I की वैल्यू कितनी है 0.02। ठीक है, तो 0.02, पॉइंट हटाओ, 2 0 पर आ जाएंगे, 200/2, आंसर क्या होगा 100, तो आंसर आ गया 100 ओम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 100 ओम। ठीक है, अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी लगा सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, जो भी आपको ईजी लगे। चलिए नेक्स्ट देखो, अगला एक सीरीज सर्किट दिया LCR, अभी AC सर्किट का AC चैप्टर का न्यूमेरिकल आ गया। LCR सर्किट है, इंडक्टेंस L है, कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, और LCR सर्किट में L की वैल्यू 10 मिली हेनरी है, और कैपेसिटेंस 1 माइक्रो फैरेड है, 1 माइक्रो है। अच्छा, यहाँ पर माइक्रो नहीं लिखा हुआ, माइक्रो लिख देते हैं, 1 माइक्रो फैरेड है,
1 माइक्रोफेरेड, ठीक है, F यहाँ आ गया। एंड द रेजिस्टेंस इज 100 ओम। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो सबने पढ़ी है, सर्किट AC सर्किट में LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ जल्दी से। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन √LC, ये ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिर जो F नॉट होती है, F नॉट इक्वल्स टू वो है 1 अपॉन 2 पाई √LC, राइट। क्योंकि रेडियन पर सेकंड दे रखा होगा तो ओमेगा नॉट पूछा है, हर्ट्ज दे रखा है तो F नॉट पूछा है, ध्यान रखना इसमें। F नॉट की यूनिट तो क्या होती है, हर्ट्ज होती है, F नॉट की यूनिट होगी हर्ट्ज, और ओमेगा नॉट की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा नॉट सॉल्व करके देख लेते हैं, रेडियन पर सेकंड के 2 आंसर हैं, पहले ये सॉल्व करके देख लेते हैं, हो सकता है जल्दी हो जाए, जल्दी आंसर आ जाए आपका। L की वैल्यू कितनी है 10 मिली, तो 10 इंटू 10⁻³ C की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रो 10⁻⁻6, ये अंडर रूट में है। तो आप सोचो कितने जीरो है यहाँ पे, -3 -6 -9 और एक जीरो प्लस का है, तो -8 1 अपॉन √10⁻⁻8, ठीक है। अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट में आपको पता है पावर क्या हो जाती है हाफ, तो -4 ऊपर आ गया तो 10⁴। क्या ये आंसर दिख रहा है आपको रेडियन पर सेकंड में? नहीं है। तो रेडियन पर सेकंड में तो हम क्या करें, हर्ट्स में चेंज करें, तो हर्ट्स के लिए लगाना पड़ेगा। तो आपने ये तो सॉल्व कर लिया, ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। F नॉट, ओमेगा नॉट क्या होता है, ओमेगा नॉट होता है 2 पाई F नॉट, तो F नॉट की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई 10⁴, देन 2 पाई से डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो 2 पाई से डिवाइड करेंगे, अब देख रहे हो मुझे आंसर, क्योंकि 10⁴ है, इसका मतलब K किलो यहाँ पर जरूर आएगा, किलो हर्ट्ज, तो किलो के लिए 10⁻³ अलग कर लेते हैं, 10 इंटू 2 पाई की वैल्यू होती है, 1 पाई की वैल्यू 3.14, तो 2 पाई की वैल्यू क्या होगी 6.28, डिवाइड कर दो इंटू 10⁻³ किलो हर्ट्ज है, तो 10 में 6.28 डिवाइड करोगे तो आपका 1.59 आंसर आएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका C। ये 15.9 है, वो भी 15.9, बट ये दो तो रेडियन पर सेकंड में है, ये तो नहीं आएंगे। किलो हर्ट्ज में आएगा। अब 10/6 करें तो डेफिनेटली 1 से ज़्यादा आंसर आएगा, तो ये बिना कैलकुलेट करे आप ये टिक कर सकते हो 1.59 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। चले आ जाए नेक्स्ट। अगला, द टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50 डिग्री सेंटीग्रेड, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द RMS स्पीड इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। यहाँ पर किसी गैस का टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, राइट। किस टेम्परेचर पे गर्म करें हम, हमें बोला है किस टेम्परेचर पे गर्म करें कि RMS स्पीड इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। RMS स्पीड इंक्रीज बाय 3 टाइम्स बोला है, RMS स्पीड 3 टाइम्स हो जाएगी नहीं बोला है, ठीक है। तो RMS स्पीड की बात करें, देखो VRMS, क्या आप सबको फॉर्मूला पता है VRMS का? √3RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है फॉर्मूला? तो आपको ये तो क्लियर है कि VRMS और T में क्या रिलेशन है। VRMS और T में रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, ठीक है। अब T पहले कितना है, पहले टेम्परेचर है -50, तो पहले T1 लिख लेते हैं। T1 की वैल्यू -50, बट आपको पता है ये कैपिटल T है और केल्विन में रखते हैं, तो यहाँ पर 273 ऐड करके इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 223 केल्विन। ये T1 की वैल्यू है। अब VRMS, ठीक है, VRMS 1 लिख दिया मैंने V। अब मुझे VRMS 2 बताओ एक बार। अगर यहाँ पर आपने VRMS 2 3V रख दिया तो गलत है। वो कह रहा है V प्लस इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। 3 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो मतलब वेलोसिटी हो जाएगी 4V। पहले VRMS V था तो अगला VRMS होगा 4V। फिर आपको T2 निकालना है। अब आपको T2 निकालना है, क्लियर है, और ये रिलेशन लगाना है, ठीक है। तो रेशो वाला से आप कर सकते हो, रेशो निकाल लो। आप देख लो VRMS 2 अपॉन VRMS 1, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा T2, यहाँ पर आएगा T1, ठीक है। अब VRMS 2 कितना है 4V,
VRMS1 कितना है, V अंडर रूट T2 तो आपको निकालना ही है। T1 कितना है, T1 मैंने लिखा देखो कितना है 223, तो यहाँ पर आ गया 223, तो V से V कैंसिल हो गया। अब अंडर रूट है, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, तो यहाँ पे स्क्वायर किया तो है 16 इंटू ये 223 ऊपर लिया होगा या मल्टीप्लाई कर दोगे इक्वल्स टू आ जाएगा T2। ठीक है, तो 16 इंटू 223 आप मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब मुझे बताओ, ये तो आपने सॉल्व कर लिया, ये आ जाएगा आपके पास लगभग 3200 के ऊपर जा रहा है, तो केल्विन में तो 3200 के ऊपर चला गया। ठीक है, आपको 3200 के ऊपर चला गया, 273 माइनस करके आपको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, तो इसका आंसर आ जाएगा A, 3295 डिग्री सेंटी। T2 तो निकाल लोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे केल्विन में आएगा, केल्विन में आएगा तो 273 माइनस करना है इसमें, और आप इसमें 273 प्लस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा वहाँ पर। इसमें 273 प्लस करोगे तो ये T2 की वैल्यू थी, बिकॉज डिग्री सेंटीग्रेड ने पूछा था इसमें, तो आंसर आएगा 3295 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये रिलेशन था, रिलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल था। अगला आ जाओ नेक्स्ट। किसी वायर को आपने सस्पेंड कर दिया सीलिंग से एंड स्ट्रेच बाय वेट W, तो कोई वायर है, ये सीलिंग हो गई। ठीक है, यहाँ से आपने कोई वायर ऐसे सीलिंग से अटैच कर दिया इस तरह का, राइट, स्ट्रेच बाय वेट W। अब इस वायर पे हमने कितना वेट लगाया, इस वायर पे हमने वेट लगा दिया W वेट लगाया, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A, इसका जो एरिया है ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये A है, और वेट कितना दिया W। ये पूछ रहा है स्ट्रेस के बारे में, तो स्ट्रेस सबको पता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना लगाया हमने, फोर्स लगाया W, एरिया क्या दिया A, तो W अपॉन A, तो बहुत सिंपल हो गया, कॉम्प्लिकेट था ही नहीं कुछ भी इसमें। स्ट्रेस पूछा है, वैसे भी आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स कितना लगाया, W लगाया फ्री एंड पर, फ्री एंड पे W लगाया, वेरिएबल का भी कोई चक्कर नहीं, तो सिंपल सा है, W अपॉन A करके निकाल लेंगे हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अगला कार्नो इंजन का क्वेश्चन आ गया। कार्नो इंजन की एफिशिएंसी कितनी, 50%। व्हेन इट्स सोर्स इज सेट टू बी टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर 327 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, टेम्परेचर ऑफ द सिंक पूछा है, राइट। तो नीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला सबको पता है, 1 माइनस T2 अपॉन T1। T1 किसका टेम्परेचर, सोर्स का, T2 किसका है, सिंक का, तो सिंक का टेम्परेचर निकालने को बोला है, और नीटा मतलब आपको दिया 50%, मतलब 50 अपॉन 100% हटा दिया, तो 1 माइनस T2 अपॉन T1। T1 सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है, बट अगेन आपको पता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड में है, हमें क्या करना पड़ेगा, 273 ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर दिया तो यहाँ पर ये केल्विन में आ जाएगा। अब 50 अपॉन 100 ये तो आपको पता है 1/2 होता है। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे 1 माइनस T2 अपॉन ये, इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, 400 प्लस 2 600, तो 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन 600। क्या करूँ भाई, क्या करें, T2 अपॉन 600 को इधर ले आते हैं, हाफ को उधर ले जाके 1 में से माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा, तो T2 अपॉन 600 इक्वल्स टू हाफ, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 की वैल्यू, T2 निकालना है हमें यहाँ पर, T2 की वैल्यू आ जाएगी 600, यहाँ पर ले जाओ 600/2 कर देते हैं, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 300। क्लियर, तो 300 केल्विन में वैल्यू है, केल्विन में, तो क्या केल्विन में आंसर है 300 केल्विन, नहीं है, तो माइनस कर दो 273, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कैपिटल टी जब भी लिखा होगा थर्मोडायनेमिक्स में हर जगह केल्विन में रखना है, स्मॉल टी लिखा हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं, बट कैपिटल टी जहाँ भी मिलेगा और PV इक्वल्स टू nRT आपको सबको पता है, उसमें सब टेम्परेचर केल्विन में रखा जाता है। ठीक है, यूनिट की गलती करोगे, यूनिट अगर सही नहीं रखा तो आंसर कहाँ से आएगा। अगला, रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन दे रखा है आपको, चलो ये तो कलर कोडिंग वाला है, बिल्कुल सिंपल सा, R की वैल्यू दे दी 22,000 प्लस माइनस 5%, R की वैल्यू दे रखी है, किसका कलर पूछा है, थर्ड बैंड का कलर पूछा है, तो थर्ड बैंड का कलर आपको पता है रिंग में 4 बैंड होती हैं, पहला जो रिंग होती है उसका कलर A मान लेते हैं, दूसरी रिंग का कलर B मान लेते हैं, तो A और B के 2 डिजिट जो आते हैं, कलर की जो वैल्यू आती है डिजिट, तीसरे कलर का जो डिजिट होगा वो C ले लेते हैं, प्लस माइनस D%। ये इस तरह से फॉर्मेट होता है R का। ठीक है,
और आपको फिर सबको पता है बीबी रॉय कलर कोडिंग का जो जिंगल है, बीबी रॉय ग्रेट बॉय हैज़ वेरी गुड वाइफ विथ गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो बीबी रॉय वाला सीक्वेंस पता है, तो यहाँ पर तो आपका बीबी रॉय से काम चल रहा है बस। बीबी रॉय 0 1 2 3 4, ठीक है। अब फर्स्ट कलर क्या है, फर्स्ट वैल्यू है 2, तो 2 मतलब ये आ गया ए की वैल्यू 2 है, तो ए पर कलर पूछते तो रेड आता। सेकंड वैल्यू भी क्या है 2 है, तो सेकंड कलर भी पूछते तो रेड आता, ठीक है। पहला कलर पूछते तो रेड आता, सेकंड कलर भी पूछते तो रेड आता, ये वाला रेड का 2 होता है, ये भी रेड है, रेड का 2 होता है। फिर आप बताओ 22,000 दे दिया, 1000 मतलब 10 टू पावर कितना होगा, सी की वैल्यू 3 आएगी यहाँ पर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है डेसिमल्स का क्या रिलेशन है, क्या जीरो आ रहा है। जीरो कितने हैं, 3 जीरो है, तो 10 टू पावर 3 मतलब सी की वैल्यू 3 है। अब सी की वैल्यू 3 है तो बताओ 3 किसके लिए आता है, ऑरेंज के लिए, तो यहाँ पर आएगा कलर इसका ऑरेंज। करेक्ट ऑप्शन है बी, ऑरेंज, ठीक है। सिंपल था तो, मगर ध्यान से करना था, ध्यान से करोगे तो सब सिंपल है, ध्यान से नहीं करोगे तो मुश्किल हो सकती है। चलो आगे अगला देखो, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू। मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, एक्सरे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सरे का जो वेवलेंथ है मिनिमम वेवलेंथ, वो जो आपने इलेक्ट्रॉन जो स्ट्राइक करता है उसके पोटेंशियल पे कैसे डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा उसकी एनर्जी ई, और जो एक्सरे निकलेगी उसका वेवलेंथ के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं SC/λ। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया v वोल्ट से, तो EV उसकी एनर्जी होती है SC/λ आ गया, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे v ये रहा, लैम्डा ये रहा, तो लैम्डा और v में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स का। तो लैम्डा और v में इन्वर्स का रिलेशन है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन राइट है इसका ए, ठीक है। इसको आप डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले चैप्टर में ना ले जाएं, और वहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा था लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m/QV या EV, ठीक है। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला है, ये डी ब्रोगली का जो बताया था वेवलेंथ उसके लिए रिलेशन होता है लैम्डा और वी में इन्वर्स रिलेशन। बट ये आपको पता है एक्सरे का, एक्सरे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन के टकराने से, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेके आएगा और निकलने वाली एक्सरेज का वेवलेंथ दिया रहा, तो इसमें रिलेशन ये आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका 13 का फर्स्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट अगला चलते हैं 14। स्टेटमेंट वाला, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। इफ स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज बोल रहा है, फ्रिंज विड्थ नहीं बोल रहा है, ध्यान रखना। फ्रिंज विड्थ के लिए अलग रिलेशन है, एंगुलर सेपरेशन ऑफ मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोल रहा है बस। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिस्टेंस, स्क्रीन की डिस्टेंस बढ़ाने से कांस्टेंट रहता है, क्या ऐसा सही है? दूसरा पढ़ लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ। बड़ी वेवलेंथ का एक नया सोर्स, एक सोर्स यूज कर रहे थे, बड़ी वेवलेंथ का एक और दूसरा सोर्स यूज कर लिया, तो क्या होगा? तो एंगुलर सेपरेशन मतलब वही एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाती है, ये बोल रहा है एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाती है। तो दो स्टेटमेंट पढ़ लिए, ठीक है। देखते हैं क्या करें इसमें दूसरे स्टेटमेंट में, वो देखो आप। अब इसमें देखो एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होती है, मतलब कोई फ्रिंज अगर बन रही है तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पता होगा आपको, ये जो थीटा बनता है, थीटा की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू होती है बीटा अपॉन कैपिटल डी, राइट। तो बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई टी, लैम्डा बाई ए होता है, ठीक है। तो बीटा की जो वैल्यू आएगी थीटा की निकालते ऐसे हैं, तो मतलब थीटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू होती है लैम्डा बाई ए, ये रिलेशन है, थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई ए। क्लियर? अब इन दोनों का रेशियो ये आता है लैम्डा बाई ए। आप यहाँ पर डी पे डिपेंडेंसी नहीं कहोगे, क्योंकि डी पे अगर थीटा को कहोगे डिपेंड करता तो बीटा भी तो डी पे डिपेंड करता है ना, बीटा के भी तो सामने डी आता है। तो यहाँ पर डी पे कैंसिलेशन हो गया, इसलिए लैम्डा बाई ए आता है, ठीक है। आप सोचोगे कैसे आया लैम्डा बाई ए? हमने क्या किया, बीटा की वैल्यू पुट कर दी। बीटा की वैल्यू कितनी होती है? लैम्डा डी बाय डी, और यहाँ पर भी डी लिखा हुआ है, तो डी से डी कैंसिल हुआ नहीं हुआ, तो कैपिटल डी पे तो डिपेंड ही नहीं करती है, ठीक है। तो कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करती, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। इफ स्क्रीन मूव अवे, हम कैपिटल डी को बढ़ा रहे हैं, कैपिटल डी को बढ़ा रहे हैं, तो एंगुलर सेपरेशन थीटा, उसका फॉर्मूला मिला हमें लैम्डा बाई ए, तो क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, सेकंड,
अगर लाइट का सोर्स चेंज करके ज़्यादा लैम्डा वाली लाइट लेंगे तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज। तो बेटा थीटा का फॉर्मूला तो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज कैसे होगी? अगर लैम्डा लार्जर रखोगे तो थीटा भी तो बढ़ेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हुआ? फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका आएगा सेकंड ऑप्शन। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, ये आपको सेकंड ऑप्शन क्लियर मिल रहा है, इसमें ध्यान से करना है। अब ये आपको पता होना चाहिए, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इसको कर सकते हो। चलें आगे, अगला देखो, बहुत इजी 15 क्वेश्चन। सीजियम का सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, तीन तरह के आपको दिए हैं मटेरियल्स, तीन तरह के सब्सटेंस दे दिए। इनका क्या दिया है? इनका दिया है वर्क फंक्शन। ये देखना है यहाँ पर, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी। तो आपको दे दिया सीजियम का 2.14, पोटेशियम का 2.30 और सोडियम का 2.75। आपने जो फोटोन गिरा है, रेडिएशन गिरा रहे, उसकी एनर्जी कितनी है? अब रेडिएशन जो गिरा रहे उसकी एनर्जी 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। निकालने को भी नहीं भी बोला, ये बोलने में तो आपको 6000 एंगस्ट्रॉम या 5000 एंगस्ट्रॉम दे सकता था, उससे आप पहले एनर्जी निकालो, बट इसने तो एनर्जी डायरेक्ट दे दी आपको, बहुत ईजी। अब 2.20 का फोटोन गिराओगे तो एक कौन से मेटल में से, कौन से मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, वो तो क्लियर है, क्योंकि आप देख रहे हो वर्क फंक्शंस की वैल्यू दी हुई है। अगर आपको सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो आपके पास है इतनी तो, ठीक है। अगर आप कहोगे कि मैं सोडियम से या पोटेशियम से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो इतनी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए खर्च करनी पड़ती है, आपके पास है ही नहीं, जो फोटोन गिरेगा उसके पास है ही नहीं। तो 2.20 का फोटोन गिरकर 2.30 वाले वर्क फंक्शन वाले मेटल से इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकाल सकता, उसकी एनर्जी नहीं है, सफिशिएंट एनर्जी नहीं हो रही है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, ओनली सीजियम, बस एक ही ऑप्शन है, सीजियम कर सकता है, बस। इजी था, इजी था, ये भी न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फॉलोइंग द सर्किट। करंट पूछा है, सिंपल सा है कि करंट पूछा है, तो करंट निकालना है। अब बैटरी की दिख रही है आपको 10 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, दो बैटरीज हैं, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, 1 ओम, 7 ओम। तो सिंपल सा एक तो लूप है, नहीं सिंपल सा एक सर्किट का लूप है। बताओ आई निकालना है, तो आई तो आप इजीली निकाल सकते हो। बताओ पहले तो वोल्टेज कितना है बैटरी में, तो बैटरी एक तो 10 वोल्ट की है, तो 10 + 5 करूँ कि 10 - 5 करूँ? कैसी आपको देखो, क्या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं? एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। तो अपोज कर रहे हैं तो आपको पता है 10 - 5, दूसरी बैटरी माइनस कर दोगे, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा, टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट, वो कितना है? 2 + 1 + 7। तो आई की वैल्यू कितनी आई? आई की वैल्यू आ गई 5/, कितना हो गया? 10। तो करंट आ गया 0.5, ठीक है, 0.5। बच्चे सोचे पहला ऑप्शन ही राइट है, हम तो विश्वास ही नहीं हो रहा हमारा, कैसे हो सकता है पहला ऑप्शन राइट? जरूर गड़बड़ है, फिर चेक करते हैं, फिर चेक कर लो और अच्छे चेक कर लो। कैसे चेक कर लोगे आप? क्लियर आप देखोगे तो ये आंसर आएगा इसका। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ठीक है, बड़ी बैटरी है, ये माइनस है, प्लस है, तो बड़ी बैटरी में आपको पता है प्लस से करंट निकलता है, माइनस की तरफ जाता है, तो डायरेक्शन भी आपको पता ही था कि प्लस ये रहा, तो यहाँ से करंट निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ से करंट आएगा, देखते हैं यहाँ से निकलेगा, तो ए से बी थ्रू ही डायरेक्शन भी क्लियर दे रखी है। वैल्यू पे डाउट होता है तो डायरेक्शन ही चेक कर लेते आप। अगर मुझे लगता है कि मैंने जल्दी आंसर निकाल लिया, बच्चों को लगता है कि आंसर शायद गड़बड़ हो सकता है, तो डायरेक्शन भी चेक करो, ए टू बी थ्रू ही, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन में आपको ठीक है 2 दिख रही है, तो आपने ये वैल्यू सोचो, ये वाली वैल्यू आ सकती है क्या? यहाँ पे नहीं आ सकती, तो करेक्ट ऑप्शन 0.5 है। थोड़ा अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि जो मैंने किया वो सही है, राइट। अगला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया है इसमें, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज, लैम्डा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज पूछा है। तो इन सीरीज लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट का जो आपने सीरीज का फॉर्मूला पढ़ा है 1/λ का, वो आपको लगाना है यहाँ पर। तो बताओ 1/λ, 1/λ इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोलो जल्दी से, 1/λ इक्वल्स टू क्या होता है? R 1/n1² - 1/n2²। ये तो बेसिक फॉर्मूला होता है, बट ये बात कर रहा है शॉर्टर वेवलेंथ, वेवलेंथ कम एनर्जी ज़्यादा। ई और लैम्डा में इनवर्स का रिलेशन होता है, लैम्डा शॉर्टर बोला है तो एनर्जी ज़्यादा, और एनर्जी ज़्यादा के लिए ऑर्बिट का जो नंबर ऑफ, जो ऑर्बिट का डिफरेंस होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। तो n1 और n2 में, n2 आपको पता है n1 से बड़ा होता है, n2 हमेशा n1 से बड़ा रहेगा। अब n1 अगर 1 है तो n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनफाइनाइट आप लिखते हो। बिकॉज लैम्डा कम है तो एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब n2 की वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी,
ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से जंप कर रहा है, तो जितनी दूर से जंप करेगा ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी ज़्यादा रेडिएट करेगा तो वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टर ही होगी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो अब आपका फॉर्मूला बन गया 1/λ इक्वल्स टू R 1/n1²। उसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो दोनों के लिए शॉर्टर वेवलेंथ की बात कर रहा है। अब आपके पास दो सीरीज़ है, एक बामर होगी और एक ब्रैकेट होगी। तो सबसे पहले बामर के लिए लैम्डा दे रखा है तो हम रख लेते हैं R। n1 की वैल्यू बता सकते हो बामर सीरीज के लिए, लैम्बन बामर हो गया ना, तो n1 की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से लैम्डा निकालोगे ना तो आएगा 4/R। फर्स्ट इक्वेशन बामर सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ ये आ गई, ठीक है। अब ब्रैकेट की पूछी, तो ब्रैकेट की अलग से निकालनी है, बामर से रिलेट करके निकालनी है, ये भी ध्यान रखना। तो ब्रैकेट के लिए चलें तो 1/λ' इक्वल्स टू R। ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू बताओ, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, आगे वो 0 हो गया, तो λ' की वैल्यू कितनी आ रही है 16/R, ठीक है। अब 16/R, तो 16/R ऑप्शन है क्या, नहीं, ऑप्शन तो लैम्डा की फॉर्म में है, तो ये वाला लैम्डा और एडजस्ट करो, तो 16/R को मैं लिख सकता हूँ 4 × 4/R, और इस 4/R को मैं लैम्डा पुट कर दूंगा, ठीक है। इस 4/R को लैम्डा रख दिया, तो यहाँ पे लैम्डा रखते ही λ' की वैल्यू क्या हो गई 4λ, ये करेक्ट आंसर है 4λ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 × 10⁵. इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इक्वल टू 4 नैनोमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ डायपोल, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला बताओ पहले, सबसे पहले टॉर्क जो डायपोल पर लगता है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं हम, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है P sin θ, या आप कह सकते हो P × E, ठीक है। अब ये पूछ रहा है डायपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो चार्ज बताओ, तो चार्ज तो डायपोल मोमेंट के अंदर होता है, तो पहले मैं P निकाल लेता हूँ, ठीक है। P निकाल लूँ, आपको डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला तो पता है, तो टॉ इक्वल्स टू, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इनटू E sin θ, तो मैंने P की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं सीधा, मुझे चार्ज चाहिए ना, मैं चार्ज का ही फॉर्मूला बना लेता हूँ। देखो चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टॉ अपॉन डी ई, ये सब नीचे लिया हो डी ई sin θ, ये आपने पुट कर लिया, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू होता है टॉर्क अपॉन डी sin θ, तो टॉर्क की वैल्यू दे रखी है कितनी 4, डी डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस वो दे रखी 2 सेंटीमीटर, 2/100 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। E की वैल्यू 2 × 10⁵, 2 × 10⁵, 5 है 15 है 5 ही यहाँ, चलो। sin θ कितना 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू 1/2, ये वैल्यू है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है। 100 से 5 कैंसिल करो तो 3 0 बचेंगे। आपका ये वाला 2 है, इससे कैंसिल कर दो, 2 आ गया यहाँ पर, तो 2 ऊपर 10⁻³ ऊपर है, उसको ऊपर ले जाओ, ये 3 है ना 10⁻³ इसको ऊपर ले जाओ, तो 2 × 10⁻³ हो गया, मतलब समझ गए चार्ज की वैल्यू निकालनी थी, तो 2 मिली कूलम आएगा, ठीक है। 18 क्वेश्चन था ये, और इसका आंसर क्या है 2 मिली कूलम, सिंपल है। बट इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए था टॉर्क का P sin θ, सिंपल है, तो कर लिया होगा सब बच्चों ने। अगला देखो, हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 20 मिनट्स, हाउ मच द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का 1/16 होने में कितना टाइम लगेगा पूछा है। तो हाफ लाइफ का मतलब समझते हो, हाफ लाइफ मतलब जिसमें एक्टिविटी नंबर ऑफ एटम्स आधे हो जाते हैं, यहाँ पे कितने हो रहे हैं 1/16, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, उसको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला वाइज में अगर मैं बात करूँ तो T = NT होता है, टाइम निकालना है ना, तो हाफ लाइफ का n टाइम्स होता है, और n आपको निकालना है, तो एक्टिविटी के लिए रिलेशन है A = A0/2n। यहाँ पर आपको बोला है कितने ड्रॉप हो जाएगी एक्टिविटी 1/16, तो A0 इनिशियल वैल्यू का 1/16 है, तो A0 का 1/16 हो जाएगा। तो 2n की वैल्यू कितनी आ रही है 16, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हो, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और n की वैल्यू 4, तो टाइम की जो वैल्यू आ गई टाइम हो गया हमारा 40 मतलब हाफ लाइफ का 4 टाइम्स। हाफ लाइफ कितना दिया 20 मिनट्स, तो 4 × 20 करके हम आंसर ले आएंगे, 80 मिनट्स का आंसर है, सी आंसर करेक्ट है, ठीक है।
बट हाफ लाइफ का जो सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे भी कर सकते हो, वैसे इजीली हो जाता है। कैसे? हाफ लाइफ मतलब आधा हो जाना, 20 मिनट में आधा हो गया, ठीक है। अगले और 20 मिनट लो तो 1/4 हो जाएगा, अगले और 20 मिनट लें तो 1/8 हो जाएगा, और अगले और 20 मिनट लें तो 1/16 हो जाएगा। तो 20 20 20 20 4 बार लोगे तो 80 आ जाएगा ना आंसर। वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट 20 मिनट्स में हाफ होता है तो अगले 20 मिनट्स में क्या होगा, और हाफ हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 20 मिनट में 20 आ गया। अगला क्वेश्चन 20 है, वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन। अभी वेंचुरीमीटर तो सिंपल सा, वेंचुरीमीटर द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम की काफ़ी सारी एप्लीकेशन पढ़ी थी, उसमें एक आता है वेंचुरीमीटर। तो ये आपने अगर चैप्टर पढ़ा तो आपको याद होगा, ठीक है। वेंचुरीमीटर का नाम भी सुना हो तो आपको पता है किस चैप्टर से लिंक्ड है। थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो ऑप्शन बहुत अच्छे दिए हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल, परपेंडिकुलर, रोटेशन का है मतलब ही नहीं है वेंचुरीमीटर में। वेंचुरीमीटर से कोई लेना देना नहीं है। हैगन्स प्रिंसिपल का भी वेव थ्योरी से है, मतलब लाइट से मतलब है। यहाँ पे वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज प्रिंसिपल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस था। काफ़ी सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इस पर डिपेंड करते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखो, AC सोर्स इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर C ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, एक तो बच्चों लगा डिस्प्लेसमेंट करंट तो याद आ रहा है ID का फॉर्मूला, ID इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट DA/dt। वो नहीं, डिस्प्लेसमेंट करंट मेन करंट के बराबर ही होता है। जितना अगर मेन करंट बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी बढ़ेगा, मेन करंट घटेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी घटेगा। तो आप तो मुझे बताओ, कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने से, कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने से सर्किट का जो XC होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? सिंपल सा बता सकते हो। XC का फॉर्मूला बोलो। XC का फॉर्मूला है 1/C ओमेगा। 1/C ओमेगा XC का फॉर्मूला है। तो आपने क्या किया, डिक्रीज कर दी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आ जाएगी ओमेगा के अंदर, पूरा ही लिख देता हूँ, चलो C2πf। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करोगे XC की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब XC की वैल्यू बढ़ेगी तो I जो होता है करंट, वो होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस तो XC होता है, रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस ही होता है रिएक्टेंस। तो आपने क्या किया, XC को बढ़ा लिया तो करंट क्या हुआ, कम हुआ। अब करंट कम हुआ तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी कम हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये ठीक है, बच्चों के लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कह सकते हैं। अगला देखो, अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड्स एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन opponent. The force that acts on the player while turning is फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर। कोई फोर्स लगा उसको, जिसने या खुद ने लगाया, जो भी हुआ, जिससे उसने क्या किया, अपनी डायरेक्शन साउथ में चलते चलते ईस्ट की तरफ मुड़ गया। कुछ फोर्स उसने लगाया, उस पर लगा, उसकी डायरेक्शन बतानी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, कुछ समझें इसमें डायग्राम में आपके क्या है। डायग्राम इसमें बोला है, जो इसमें बोला है आपसे कि जो डायरेक्शन है वो पहले जो फुटबॉल प्लेयर था वो जा रहा था साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी आ जाएगी v1 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो -j कैप, डायरेक्शन वाइज, केवल v1 की डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन ही पूछी है इसने, मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ से जब फुटबॉल प्लेयर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो ईस्ट की तरफ जाता है। ये तो पता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये साउथ है, ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट। साउथ में जाते जाते ईस्ट की तरफ चला गया तो उसका जो v2 आएगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी आई कैप। अब ये भी पता है कि ईस्ट को आई कैप से लिखते हैं, वेस्ट को -i कैप से, साउथ को -j कैप से और नॉर्थ को +j कैप से, ठीक है। तो पहले ये डायरेक्शन, अब ये डायरेक्शन। अब ये पूछा फोर्स। अब फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू ma होता है। तो फोर्स एक्सेलेरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V। तो कुल मिला के फोर्स डेल्टा V पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स डेल्टा V पे डिपेंड करता है। तो डेल्टा V निकालें तो डेल्टा V क्या होता है, डेल्टा V होता है v2 - v1। और v2 - v1 में हमें तो डायरेक्शन चाहिए, तो हमें केवल डायरेक्शन रखूँ यहाँ पर। तो v2 चेंज इन वेलोसिटी को ही तो एक्सेलेरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल क्या है, आई कैप है, फाइनल क्या आई कैप है, माइनस इनिशियल क्या है v1 -j कैप है, तो यहाँ रख दूँ -j कैप। तो आई कैप माइनस -j कैप क्या होगा, आई कैप +j कैप, आई कैप +j कैप। अब आई कैप +j कैप के अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन देख सकते हो। आई कैप मतलब ईस्ट डायरेक्शन, जे कैप मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22। इस तरह से करना था इसको। अगला देखो 23
23rd थियोरेटिकल क्वेश्चन देखो, फुल वेव रेक्टिफायर दे दिया, रेक्टिफायर है, सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन डायोड एंड 1 सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर कैपेसिटर लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको पता है फुल वेव रेक्टिफायर आपने पढ़ा है, 2 डायोड लगते हैं, हाफ वेव में 1 लगता है, फुल वेव में 2 लगते हैं, एक ट्रांसफार्मर लग जाता है, थोड़ा सा स्पेशल होता है, और कैपेसिटर लग जाता है, एक लोड रेजिस्टेंस लग जाता है। विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स, अब पूछा क्या है, ध्यान सुनना हो, विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स रिमूव द एसी रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। कौन सा इनमें से कंपोनेंट क्या रिमूव करेगा एसी रिपल, एसी का जो फ्लक्चुएशन का जो है वैल्यूज में रिपल उसको बोलते हैं, उसको रेक्टिफाई, उसको आपको रिमूव करना है फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। ये नॉर्मल इनपुट नहीं कर रहा है, रेक्टिफाइड आउटपुट, जो आपका आउटपुट रेक्टिफाइड हो चुका है उससे आपका एसी रिपल को रिमूव करना है। तो आपको पता है, आपको पहले तो रेक्टिफायर पता है, जो डायोड्स होते हैं ये, और ट्रांसफार्मर और लोड रेजिस्टेंस पे आपको आउटपुट मिलता है, जो ये रेक्टिफाइड आउटपुट की बात कर रहा है, ये आपको लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलता है। ठीक है, तो जो एक्चुअली एसी रिपल का जो रिमूव करने का काम है वो बचता है केवल कैपेसिटर का। रेक्टिफाइड करने से पहले जरूर काम आते हैं पीएन जंक्शन, लोड और ये सब रेक्टिफाइड से पहले, मतलब इनपुट को रेक्टिफाइड आउटपुट बनाने में इनका रोल है, और एसी रिपल को रिमूव करने में कैपेसिटर का रोल है, क्योंकि आपने फिल्टर सर्किट भी पढ़ा है, फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर 2 ही काम आते हैं, यही काम करते हैं जो रिमूव करते हैं रिपल फैक्टर्स को। ठीक है, जो अनप्योर एसी को, मतलब जो इम्प्योर डीसी होता है उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, चलो आगे अगला उसी का ऑप्शन है अगला 24। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। 2 सेंटीमीटर पे यू है, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर पोटेंशियल एनर्जी, अगेन वही रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले 2 सेंटीमीटर पे यू है तो 8 पे कितना होगा। ठीक है, तो पहले 2 की निकालें, फिर 8 की निकालें, और 8 की निकाल कर उसको 2 के साथ लिंक करें। ठीक है, सेटल करें, आंसर यू में आना चाहिए। तो यू की एनर्जी, मतलब यू जो दिया है, ये जब 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेच करने पे जो एनर्जी आती है उसका फॉर्मूला बोलो पहले। सबसे पहले स्प्रिंग को स्ट्रेच करने से उसके अंदर जो एनर्जी आती है पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, पहले हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 2 × 2 4 हो गया। तो u की वैल्यू आ गई, यहाँ से 2 कैंसिल करके इसको 2k लिख सकता हूँ, तो u की वैल्यू 2k है, यहाँ यूँ कह सकते हैं 2k की वैल्यू u है, मुझे आंसर u में चाहिए। बाद में उसको u डैश, मतलब जब उसको कहाँ कितना स्ट्रेच किया, बाय 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे तो एनर्जी निकालनी है, मतलब u डैश निकालना है, तो हाफ के 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया तो आएगा 64, तो ये आ गया 32k। मुझे 2k एडजस्ट करना है यहाँ पर, तो मैं 16 × 2k लिख दूँ और 2k की वैल्यू u पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो 16u आंसर आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, 16u, सी आंसर क्वेश्चन नंबर 24। इजी था, हाफ के एक्स स्क्वायर याद होना चाहिए। अगला देखो 25। In a plane electromagnetic wave traveling in free space, the electric field component oscillates sinusoidally at a frequency 2 × 10⁻10 Hz and the amplitude 48 volt per meter. Then the amplitude of oscillating magnetic field, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी है, और इसका फॉर्मूला तुम्हें याद है E/B या E0/B0 इक्वल्स टू होता है C, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों का रेशियो C होता है, और मेन जो कंपोनेंट होता है इसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मेन फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसलिए उसको लाइट भी, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है, लाइट वेक्टर भी कहते हैं इसको। एक ये वेक्टर होता है, एक ये वेक्टर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट वेक्टर, क्योंकि लाइट का इंपॉर्टेंट काम होता है विजुलाइज करना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, तो दोनों फील्ड में से इंपॉर्टेंट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो ये E/B इक्वल्स टू C भी होता है। अब आपको E की वैल्यू दे दी, B की वैल्यू पूछी है, तो B0 इक्वल्स टू क्या होगा, E0/C। E0 की वैल्यू कितनी दी है, 48, हाँ 48। C की वैल्यू पता है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये 10 टू पावर में है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 48 में 3 डिवाइड कर सकते हो आराम से, आ गया 16, और 10⁸ को ऊपर ले जाए तो 10⁻−8, ये आंसर है इसका। 16 × 10⁻−8, मगर है ही नहीं, 16 तो है ही नहीं, 1.6 है, बच्चों को 16 को 1.6 बदलने में भी आपको दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे 1.6 कैसे करें, तो क्या यहाँ पे माइनस पावर बढ़ेगी घटेगी, क्या करना चाहिए इसमें, देखो 10⁻8 दे रखा है,
ठीक है। तो -8 आपको पॉइंट लेके आना है, तो आप क्या करो, 16 है, 10⁻⁻8 है, तो -7 और -1 अलग कर लो। -7 इंटू 10⁻⁻1, उस -1 को नीचे ले आओ। अब आ गया 16/10, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻7। थोड़ा सा कैलकुलेशन जो लास्ट वाली है थोड़ा सिली मिस्टेक ना हो, इसलिए ध्यान से करें। आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻7, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, 25 का आ गया आपका सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट अगला देखो, ये ब्लैंक, अगला देखो, ये है 26। लाइट ट्रेवल्स इन अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर। एक तो लाइट ट्रैवल कर रही है, डिस्टेंस कितनी x कर रही है एयर में, और एक और मीडियम दे रखा है डेंसर, उसमें ट्रैवल कर रही है 10x इन t2। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर द मीडियम? क्रिटिकल एंगल पूछा है इसमें। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला याद है, IC इक्वल्स टू साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2। कैसे भी याद किया हो आपने, यहाँ μr अपॉन μd, ये जो 1 है ना, इसको μr रेयरर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ऐसे भी लिखते हैं। और कई बार रेयरर 1 होता है तो केवल म्यू ही काम आता है। अच्छा, इसको 1 अपॉन म्यू भी लिखा होगा आपने, 1 अपॉन म्यू, ये भी तो लिखा था। तो म्यू क्यों लिखते हैं? क्योंकि डेंसर मीडियम का होता है, रेयर का होता नहीं है। रेयर का जनरली एयर लेते हैं, बट यहाँ पे एयर लेके भी उसमें भी आपको 1 नहीं दिया, उसमें भी आपको ये दे रखा है x डिस्टेंस ट्रैवल करिए t1 टाइम में। तो कुल मिला के IC का फॉर्मूला है साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2। ठीक है, तो क्या μ1 μ2 दे रखा है? नहीं, आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम मतलब स्पीड आपको दे रखी है। तो ये बताइए सबसे पहले तो स्पीड का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन है? v इक्वल्स टू होता है c अपॉन म्यू। v और म्यू में इन्वर्स का रिलेशन है, v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ठीक है, तो इसका मतलब म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v हुआ, राइट। तो मुझे अगर μ1 अपॉन μ2 चाहिए, तो इन्वर्स रिलेशन है, तो μ1 के v1 नीचे आएगा, या आएगा v2 अपॉन v1। ठीक है, अच्छा v2 अपॉन v1 कहाँ से निकालेंगे? क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम दे रखा है, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी सेकेंड मीडियम में 10x अपॉन t2, और v1 की वैल्यू फर्स्ट मीडियम में x अपॉन t1। ठीक है, x तो काट दो। चलो अब बताओ μ1 अपॉन μ2 की वैल्यू कितनी आई? μ1 अपॉन μ2 की वैल्यू आ रही है 10 t2 अपॉन t1। μ1 अपॉन μ2 की वैल्यू 10 t2 अपॉन t1 आ रही है, तो क्या इसको हम यहाँ पुट करके आंसर निकाल सकते हैं? इसको बिल्कुल निकाल सकते हैं। μ1 अपॉन μ2 10 t2 अपॉन 10 t1, 10 t2 अपॉन t1 रख दोगे तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट। क्लियर है? इस पूरी वैल्यू को यहाँ क्या करना है, यहाँ से इस पूरी वैल्यू को यहाँ से, ये जो वैल्यू है 10 t2 अपॉन t1 को, उसको वहाँ पे पुट करना है। तो IC की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, साइन इनवर्स 10 t2 अपॉन t1, ये आंसर है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, फर्स्ट आंसर आया इसका 10 t2 अपॉन t1। अच्छा, t2 तो नीचे जाएगा ना, ओके ओके ओके, मिस्टेक क्या है, 10 अपॉन t2 है, t1 ये है, तो हमने इसमें 10 t2 अपॉन t1 है, यहाँ पर ही गड़बड़ कर दिया, इसी को सिली मिस्टेक कहते हैं। 10x अपॉन t2 था ना, तो यहाँ पर t2 आएगा 10x अपॉन t2, और यहाँ था x अपॉन t1, तो t1 को ऊपर भेजो। जल्दी में थोड़ी सी मिस्टेक की है, बस वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा 10 t1 अपॉन t2, तो 10 t1 अपॉन t2 करेक्ट आंसर ये है। बोलो तो फिर कौन सा ऑप्शन हुआ सही? थर्ड, सी आंसर सही है इसका, 10 t1 अपॉन t2। क्लियर? चलो अगला करते हैं। ये थोड़ा टिपिकल था, अभी ये थोड़ा आप कह सकते हो टिपिकल क्वेश्चन था। चलिए 27 देखो। 27 में आपको बोला है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सोप सॉल्यूशन। पहले तो फॉर्मूला बता दो भी जल्दी से। फॉर्मूला, सोप बबल सरफेस टेंशन का चैप्टर है। फॉर्मूला मतलब वर्क डन का फॉर्मूला सरफेस टेंशन का T इंटू डेल्टा ए होता है। ठीक है, T डेल्टा ए वर्क डन का फॉर्मूला है। बिकॉज ये सोप बबल है, तो पहली बात आपको पता है सोप बबल है, ड्रॉप होती है तो सरफेस टेंशन T होती है,
और जहाँ बबल आता है तो टेंशन हो जाती है डबल। बबल के केस में डबल टेंशन लेनी होती है, तो ये 2T आ जाता है। और जो एरिया फॉर्म होगा एक सोप बबल बनाने का वो 4πr², क्योंकि सोप बबल एक स्फेयर है 4πr²। तो फॉर्मूला जो बनेगा ये आ गया, टोटल जो वर्क डन होता है सोप बबल के लिए हो गया 8πr²। ये फॉर्मूला है, वैल्यू आपको दे रखी है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे। ठीक है, 8 हो गया, पाई हो गया, पाई की वैल्यू भी चलो रख लेंगे अपन 3.14। टेंशन की वैल्यू दे दी 0.03 और रेडियस दे दिया 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर कर दो 4 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि -4 तो आ गया भाई, किसको सॉल्व करना है, 3.14 है, 0.03 है, 4 इंटू 8, ये सब आपको सॉल्व करना है, तो आंसर आएगा 3.01। ठीक है, अब कैलकुलेशन तो क्या कभी कर ही सकते हो, कैलकुलेटर से भी कर ही सकते हो, तो एग्जाम दे के आ ही चुके हो, एग्जाम में तुम्हें करना पड़ेगा इसको सॉल्व। चलिए अगला देखो, ट्रांसफार्मर क्वेश्चन है 28। अ 12 वोल्ट 60 वाट लैम्प इज कनेक्टेड टू सेकेंडरी ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुज प्राइमरी इज कनेक्टेड AC मेंस। ठीक है, तो आपने क्या पूछा है, आइडियल ट्रांसफार्मर है। पहली बात तो आइडियल ट्रांसफार्मर है, पावर लॉस होता नहीं है, P1 = P2, मतलब P in = P out, इनपुट पावर = आउटपुट पावर। ठीक है, इनपुट होता है I1 V1, V1 I1 कह सकते हो पावर का फॉर्मूला, आउटपुट में लिख देंगे I2 V2। तो करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग पूछा है, मतलब I1 पूछ रहा है, और इसके सेकेंडरी में आपका ये 60 वाट का लैंप लगा हुआ है, 12 वोल्ट का इसका वोल्टेज है। तो अगर देखा जाए तो आउटपुट में आप कितना वाट, मतलब कितना आउटपुट पावर आप ले रहे हो बाहर, 60 वाट, तो P आउट तो आपके पास क्लियर ही है, I1 V1, P आउट तो आप 60 वाट दे रहे हो, अननेसेसरी इसको डिवाइड करके कुछ करंट निकालने की जरूरत नहीं है, I2 निकालने की जरूरत नहीं, आप I2 निकाल सकते हो 60/12 करके, मगर जरूरत नहीं पड़ रही है, सीधा 60 वाट यूज़ कर लो, आउटपुट पावर आपकी यही है। I1 निकालने को बोला है, तो 60/V1, V1 हो गया 220 वोल्ट, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, इससे करंट आ जाएगा आपके पास, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 6/22 है, इसको आप 3/11 भी बोल सकते हो, और 3/11 करोगे तो लगभग आंसर जो आएगा इसका आपका 3/11, तो पॉइंट्स में आएगा पहली बात तो, और पॉइंट भैया ये 0.37 दे रखा है, मतलब 0.4 के आसपास, जबकि ऐसा नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा इसका। 11 × 3 करेंगे 33 तो है ही नहीं, यहाँ पर 3.3 तो है ही नहीं, मतलब 3 के ऊपर वैल्यू कम है, 3.3 से भी कम है, तो 3 तो आएगा ही नहीं, तो 0.2 ही आएगा, इसका आंसर डी है। ठीक है, रफली कैलकुलेट भी कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन देख लिया आपने, 0.27 है, 0.37 है, 0.25 0.22 तो है नहीं, तो यहाँ पर एग्जैक्ट आप उसको निकालो, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं, सीधा कर सकते हो आप। 29 देखो, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग अलॉन्ग सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अच्छा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन पूछी, अलॉन्ग द रेडियस है, अलॉन्ग द टेंजेंट है। अब थोड़ा बहुत भी ध्यान से पढ़ा हो, वेक्टर को थोड़ा सीरियस लिया हो, तो आपको पता होगा सर्कुलर मोशन ही होता है। सर्कुलर मोशन इस तरह से होता है, रेडियस वेक्टर ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये रेडियस वेक्टर है इस तरफ। ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका इस तरफ आता है, ये रहा 80, तो 80 की डायरेक्शन ये रही, आर की डायरेक्शन ये रही। आप अल्फा की बात कर रहे हो, अल्फा, तो आपको ये भी पता है 80 जो होता है = अल्फा क्रॉस आर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट तो है, इतना तो पता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, आर इस तरफ है, 80 इस तरफ है, तो तीसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन यूँ बचता है ऐसे, इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक डायरेक्शन ये होगी, एक डायरेक्शन ये होगी, तीसरी डायरेक्शन ये बच रही है परपेंडिकुलर के लिए, ये वाली। तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, अलॉन्ग द एक्सिस है, अलॉन्ग द एक्सिस है, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी। ठीक है, तो थोड़ा वेक्टर का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप पढ़ते तो शुरू में और फिर लगाते कहीं नहीं है, इसलिए दिक्कत है। 30 देखो, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला जो एवरेज स्पीड में पढ़ा था, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला 2 होते हैं, v1 + v2/2। ठीक है, किसने किसने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया बता दो भाई, जो ये फॉर्मूला लगाएगा वो आ जाएगा v + 2v 3v/2, v + 2v है ना, ठीक है, /2। चलो मैं लगा भी दिया तो ऑप्शन तो नहीं, बहुत बढ़िया, तो हेल्प ही कर रहा है बच्चों के अपने। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है जब टाइम इंटरवल सेम होता है, और एक फॉर्मूला होता है v एवरेज का
एवरेज स्पीड निकालने का 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये कब होता है? जब डिस्टेंस सेम होती है, x1 इक्वल्स टू x2 होता है। तो क्या इसमें डिस्टेंस सेम है? क्या हाफ द डिस्टेंस पहली, ठीक है, और रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग भी तो हाफ ही बची फिर, तो डिस्टेंस सेम है, इसलिए क्या सा फॉर्म लगाओगे? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 वाला। ये लगा भी दिया तो आंसर आएगा नहीं, अवश्य समझ जाओगे ये नहीं लगाना है, दूसरे ही लगाना है। दो ही फॉर्मूले हैं, 2v प्लस v/2, 3v/2 तो ऑप्शन ही नहीं है। ये लगा लो बस, आ जाएगा आंसर। क्या होगा? 2v अपॉन नीचे क्या होगा? v प्लस 2v क्या होता है? 3v। तो v तो एक तो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ जाएगा? 4v अपॉन 3 आ गया। लो 4v अपॉन 3, करेक्ट ऑप्शन क्या आंसर होगा? बी। ठीक है, अच्छी किस्मत है कि पहला फॉर्मूला लगाओगे, आंसर नहीं आएगा तो जरूर दूसरा ही लगा लोगे, कुछ नहीं आएगा तो चलो राइट। बाकी आपको पता है डिस्टेंस सेम के लिए 2v1 v2 पे लगाते हैं, अपन वो लगा लेंगे, उससे आंसर आ गया था आराम से। अगला क्वेश्चन पे आया था 31, द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। क्वेश्चन पढ़ लिया, थोड़ा कंफ्यूज हो, ऑप्शन भी पढ़ लिया करो। पर्सनल एरर, लीस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो ये किसकी वजह से एरर आ रही है? अनप्रेडिक्टेबल। पहली बात तो अनप्रेडिक्टेबल मतलब पता ही नहीं था, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता उसको, पता ही नहीं कैसे आया, ठीक है। और फ्लक्चुएशन अनप्रेडिक्टेबल है तो इसका पहली बात तो आपने पढ़ा एरर के टाइप, जिसके रीज़न नहीं पता, जिसका कॉज नहीं पता, वो रैंडम में आता है, राइट, रैंडम में। अब अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन है, आप ऑप्शन देके भी कर सकते हो। पर्सनल एरर तो खुद की गलती कैसे आती है, खुद का जो एरर है, खुद का मतलब अपन सही रीडिंग नोट नहीं कर रहे हैं, सही कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। लीस्ट काउंट कैलकुलेशन एरर हो गई। रैंडम एरर मैं कह रहा हूँ अनप्रेडिक्टेबल, तो रैंडम तो होगा ही सही। इंस्ट्रूमेंटल एरर खराब इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है, यहाँ तो इंस्ट्रूमेंट तो सही है, यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन आ रहा है आगे से जो फ्लक्चुएशन आता है टेम्परेचर का बढ़ना करना, उस वजह से आ रहा है। इंस्ट्रूमेंटल एरर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हुआ इसका। थ्योरेटिकल था, इजी था, टाइम आपके बचाने वाला क्वेश्चन था, इसका टाइम बचाओ, आगे लगाओ। चलो इसमें ये देखते हैं आगे, रोटेशन का क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम रेडियस आर अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब के की वैल्यू बताओ कि क्या होती है? के की वैल्यू किसके लिए लिखें? पहले सॉलिड स्फीयर के लिए लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। तो के की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए के इक्वल्स टू, फॉर्मूला पता है आपको सॉलिड स्फीयर के लिए क्या था? √2/5 r, ये था सॉलिड स्फीयर के लिए। के होलो स्फीयर के लिए सेम √2/3 r। ठीक है भाई, तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है तो निकाल लेते हैं। चलो रेडियस ऑफ रेशियो ऑफ गायरेशन के सॉलिड स्फीयर अपॉन के होलो स्फीयर, ये सॉलिड ये होलो, ठीक है। तो सॉलिड के लिए तो आ जाएगा √2/5, रेशियो में r से r तो कट जाएगा, और इसके लिए आ जाएगा √2/3, तो 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया √3/5। ये आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन का सॉलिड के साथ होलो का रेशियो। आंसर है √3/5, आंसर √3/5 है। अच्छा आंसर √3/5 है, बट इसमें अंडर नहीं आ रहा है। अंडर क्या रेशियो पूछा है? रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा, बट यहाँ पर आपका रेशियो आ रहा है अंडर में, यहाँ पे अंडर नहीं दिया है, तो ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। ये 32 वाला जो है आपका, ये क्वेश्चन आपका बोनस हो सकता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आपने निकाल तो लिया, ये आंसर आना चाहिए था। अगर स्क्वायर पूछ लेता, स्क्वायर ऑफ रेशियो पूछ लेता तो ये आंसर था, बट ये आंसर नहीं है, √3/5 आंसर है, ठीक है। तो ये बोनस हो सकता है, यहाँ जिसने अटेम्प्ट किया है 4th उसी का हो सकता है। देखते हैं इसमें जो भी है रिजल्ट क्या आता है इसका। अगला देखो, 2 bodies of mass m and 9m are placed distance r, the gravitation potential on the line joining the bodies where gravitational field equals to 0। उस जगह पर पोटेंशियल निकालना है जिस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? 0 है, और मास m और 9m है, और डिस्टेंस r है, यहाँ पर r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला पता हो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, फॉर्मूला नहीं पता हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देख लो, फॉर्मूला नहीं पता हो तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लो, फॉर्मूला ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते। देखो फॉर्मूला क्या है? 9 और फॉर्मूला क्या, सॉरी, मास 9 और 9m दिए, डिस्टेंस r दी है, हमें निकालना है पोटेंशियल जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 है वो निकालना पड़ेगा। एक मास ले लिया हमने m, एक मास ले लिया 9m, और डिस्टेंस क्या दे दी इनके बीच में r, तो r डिस्टेंस दे दी है r, ठीक है। तो ये पॉइंट x मान लेता हूँ, सपोज करें मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ, ये m से डिस्टेंस क्या x है, और ये कोई पॉइंट है,
पॉइंट पी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसका, जहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा, जहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड ज़ीरो है। तो इससे डिस्टेंस कितनी है, x, तो इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स। टोटल तो r ही दी ना आपको, तो इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स। अब ये कितना इंटेंसिटी प्रोवाइड करेगा p पॉइंट पे, वो लिख लेते हैं। फर्स्ट इसको मान लेता हूँ, सेकंड इसको मान लेता हूँ। तो ये कितना इंटेंसिटी प्रोवाइड करेगा वो भी लिख लेते हैं। और आपको पता है p पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 है, मतलब E1 और E2 इक्वल अपोजिट होंगे। अपोजिट तो दिख ही रहे हैं, ये यूँ इंटेंसिटी देगा, फील्ड इंटेंसिटी है, इसकी फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से आएगी, तो दोनों की अपोजिट तो ही इक्वल हो गई, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब m की इंटेंसिटी बताओ p पॉइंट पे, जी m अपॉन एक्स स्क्वायर। उसकी इंटेंसिटी बताओ p पॉइंट पर, वहाँ मास कितना है, वहाँ मास 9m है, अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो g से g कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हुआ, अंडर रूट ले लो, 9 दे इसलिए रखा है, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे r माइनस एक्स आ गया। तो x की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया r माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x, तो ये r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4x। तो x की वैल्यू क्या होगी, r/4। तो x की वैल्यू हो गई r/4, और उधर से वैल्यू क्या हो जाएगी, r माइनस r/4 करोगे तो 3r/4। ठीक है, तो मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो हमें वो पॉइंट मिल गया जहाँ पर क्या जीरो है, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है। तो टोटल डिस्टेंस अगर r है तो पॉइंट हमें मिल गया वो ये रहा, ये पॉइंट है, और डिस्टेंस इसकी r/4 है, तो इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 3r/4। अब आपको पॉइंट नहीं पूछना था, आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था। अब इस पॉइंट पे दोनों पोटेंशियल देंगे, 1 भी देगा 2 भी देगा, दोनों का पोटेंशियल लिखूँ। टोटल यहाँ पे v पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, दोनों मासेस अपना अपना पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। v1 का फॉर्मूला माइनस जी स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस कितनी, r/4। v2 भी पोटेंशियल देगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम, m कितना होगा यहाँ पे 9m, माइनस जी एम अपॉन r होता है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी 3r/4। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, आ गया -4gm अपॉन r, इसको ऊपर लिया हो तो माइनस का 4 × 9, ये 9 है ना, 36 gm अपॉन 3r, 36 gm अपॉन 3r, ये इसका रिलेशन है। अब क्या करें, तो टोटल चाहिए था हमें, तो कितना पोटेंशियल बनेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा भाई, कुछ सॉल्व कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल कर लेते हैं। पहले ये 3 है, कैंसिल कर लेते हैं, 3 कैंसिल करेंगे तो कितना 12 टाइम्स होगा। ठीक है, आर हो गया। अब तो माइनस कॉमन ले लो, जी कॉमन ले लो, m कॉमन ले लो, r कॉमन ले लो, यहाँ अंदर बचेगा 4 और यहाँ बचेगा माइनस का 12, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का 12, तो माइनस कॉमन ले लिया ना एक्चुअली, माइनस माइनस दोनों कॉमन आ गया, तो यहाँ प्लस ही बचेगा। तो 4 + 12 कितना हो गया 16, तो ये आंसर आ गया हमारे पास माइनस का 16 gm अपॉन r। मास छोटा बड़ा लिख दिया चलेगा, m की वैल्यू m ली है हमने बस, ठीक है ना, कहीं कैपिटल लिख दिया हो तो स्मॉल कर लेना उसको भी, ये स्मॉल m है। ठीक है, ये जो मास है स्मॉल m से ही लिखें हम, क्योंकि स्मॉल m से लिखा है, स्मॉल m से दिया है तो हम स्मॉल m से लिख लेंगे। ठीक है, तो आंसर आ गया -16। चेक करें, -16 वाला ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है भी ऑप्शन है -16 वाला, ये दिख रहा तो बता दूं मैं, ये रहा माइनस, ये 16 gm अपॉन r ये है, और यहाँ पे -12 है gm अपॉन r, यहाँ पे -20 है और ये -8 है। ठीक है, चलो क्लियर है। तो ये थोड़ा सा टफ, ये भी आपका कह सकते हो, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, न्यूमेरिकल था, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो है वो डिस्टेंस निकालो, फिर पोटेंशियल निकालो। चलो, एक टफ था तो एक इजी भी बहुत सारे हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम देख लो आप, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकालना है तो 3 कैपेसिटर रखें, 3 3 3, 2 पैरेलल है और एक सीरीज है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करोगे पैरेलल में, ठीक है, 3 और 3 कितना पैरेलल अगर लगाते हैं तो कैपेसिटर पैरेलल में हो जाएगा यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड। C1 + C2 लगाओगे ना, पैरेलल में कैपेसिटेंस होते हैं, C1 + C2 लगाया कितना है 6, और ये 3 है 6 है, दोनों क्या है सीरीज में है। सीरीज का तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, जब पैरेलल का C1 + C2 है तो सीरीज का C1 C2 अपॉन C1 + C2 है,
C1 आ गया 3, C2 हो गया 6, फिर आएगा 3 प्लस 6 तो हो गया 18/9। बहुत बढ़िया है, तो आंसर आ गया 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये तो आप पहले ही कर लिया होगा आराम से, तो इजी क्वेश्चन था। चलो आगे नेक्स्ट अगला, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस बाय और ओपन पाइप टू दैट क्लोज पाइप। ओपन टू क्लोज रेशियो पूछा है, सेम लेंथ का पाइप है, तो क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका फॉर्मूला बता सकते हो, V/2L। ये हो गया ओपन के लिए। अगर मैंने ओपन के लिए लिख दिया तो क्लोज के लिए फॉर्मूला बता सकते हो ना, जल्दी बोलो। क्लोज के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज के लिए V/4L। ये लो फॉर्मूला याद है तो आराम से कर सकते हो। रेशियो निकालना है ओपन पाइप का क्लोज पाइप के साथ, FO/FC, ओपन टू क्लोज बोला है, ध्यान रखना। तो ओपन के लिए लिख दिया मैंने ये V/2L, क्लोज के लिए आ जाएगा V/4L। V से V कैंसिल, L से L कैंसिल, 2:1 आंसर आ गया इसका। करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट इसका। ठीक है, तो ये भी आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला आ जाओ, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज 0.15। ये भी आपका किया हुआ क्वेश्चन होता है, आपको पता है। ट्रक के लिए अपन बात करते हैं कि पीछे एक बॉक्स रखा हुआ है, ट्रक में एक बॉक्स रखा हुआ है, स्यूडो फोर्स लगता है, स्यूडो फोर्स की वजह से ये बॉक्स पीछे जा सकता है। इसको अगर रोकना है तो फ्रिक्शन फोर्स और स्यूडो फोर्स बराबर रखकर ट्रक का एक्सेलेरेशन निकाल लेते हो, A=μg आता है। ठीक है, ट्रक का इतना एक्सेलेरेशन होना चाहिए ताकि स्यूडो फोर्स की वैल्यू और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बराबर हो जाए। स्यूडो फोर्स ये F=ma और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर मिलता है, वो होता है μmg। दोनों बराबर रहेंगे तो बॉक्स कहीं नहीं जाएगा, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, μg। बस म्यू दे रखा है कितना, 0.5, जी दे रखा है 10, तो A निकालना है, म्यू दे रखा है 0.15, जी दे रखा है 10, मल्टीप्लाई कर लो, आ गया 1.5, ऑप्शन बी। ठीक है, ये भी इजी था, ये भी तो इजी है, पॉइंट फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट आ जाओ, ओहो सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल निकालना था आपको। एक्सटी ग्राफ दे रखा है, परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन शोन फिगर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, कहाँ पर, 2 सेकंड पर। ये रहा 2 सेकंड, 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है अभी। ठीक है, तो 2 सेकंड यहाँ दे रखे हैं, टाइम, ये टाइम दे रखा है आपको, टाइम यहाँ पे देखो टाइम है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, एक वेव कंप्लीट होती है तो कितने सेकंड पे कंप्लीट हो रही है, 8 पर। तो टी की वैल्यू क्या होगी, 8। टी की वैल्यू 8, मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू 8 है, एक तो वो निकालना है। और 2 सेकंड पे पूछा है तो आपको पता है एम्पलीट्यूड कितना है, वो है 1, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 है। और ये कहाँ पर है, 2 सेकंड पे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से हटकर एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, बाकी मेन पोजीशन में तो 0 होता है। तो एक्सेलरेशन का रिलेशन है -ω²a, क्योंकि एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होता है। वैसे आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है -ω²y, y की वैल्यू a रखोगे क्योंकि एक्सट्रीम पर है तो आप रख सकते हो, तो -ω²a। अब ओमेगा होता है 2π/t, स्क्वायर करना है, और एम्पलीट्यूड दे रखा है 1, देख लो 1, ये 1 रख दिया तो ठीक है। तो 2π² मतलब -2 का स्क्वायर हो गया 4, पाई का स्क्वायर हो गया π², और t की वैल्यू कितनी है इसमें, ये मैं निकाली, देखो t कितना 8 है ना, तो यहाँ रख दो 8, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और 4 से 64 कितनी बार कैंसिल होता है 16 टाइम्स, तो -π²/16 हो गया, -π/16 आ गया आंसर सी। बस यही पूछा था एक्सेलरेशन, हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन पूछा था, -π²/16 आ गया। चलिए अगला देखो, नेक्स्ट में आपको ये सिंपल सा दिया, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है सिंपल सा, और ये एसी सर्किट का बेसिक न्यूमेरिकल है। और आपको क्या पूछा है इसमें, देखो द नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। अब इम्पीडेंस का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। इम्पीडेंस का फॉर्मूला Z का, Z इक्वल्स टू, इम्पीडेंस का फॉर्मूला Z इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC या XC माइनस XL का होल स्क्वायर, यही तो होता है। अब क्या करूँ मैं, सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि मुझे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है, C दे रखा है, XL भी दे रखा है, तो मुझे XL XC पहले निकालने पड़ेंगे यहाँ पर। तो XL XC निकालता हूँ, ठीक है, फिर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। XL XC भी निकाल लेते हैं, पहले मैं निकालता हूँ XL की वैल्यू होती है L ओमेगा। अच्छा
एफ की वैल्यू 50 है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 100 पाई। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ होता है ना, ओमेगा 2 पाई एफ। एफ कितना दिया? 50, तो ओमेगा 2 पाई एफ होता है, तो कितना हो गया? 100 पाई। ओमेगा की जगह 100 पाई रख लेंगे हम। इधर आ जाओ, ओमेगा 100 पाई रख दिया, तो ये कितना है? 50 अपॉन पाई रखेंगे। पाई से पाई तो कैंसिल होगा, थोड़ा आंसर अच्छा सा आएगा। 50 अपॉन पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई, ये रख दिया 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया। और ये मिली और दिया है, मिली, तो मिली मतलब कितना होता है? 10 टू पावर -3। ध्यान सॉल्व करोगे तो पाई से पाई कैंसिल, 2 1 2 3 0, 3 0 कैंसिल हुआ। तो एक्सएल की वैल्यू आ गई, एक्सएल की वैल्यू 5 है। एक्सएल इक्वल्स टू 5 ओम। अब एक्सी भी निकाल लें, एक्सी इक्वल्स टू 1/c ओमेगा, वो भी कुछ ऐसा ही सॉल्व करके इसी मतलब ऑर्डर में आएगा। यूँ नहीं 5 इधर आ गया तो वो आप 5000 या 5 लाख लिख दो, इतनी वैल्यू है, 10 टू पावर 6 आ रहा है साथ में, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। वैल्यू लगभग मतलब इसी ऑर्डर में आनी चाहिए। 5 ओम है, तो यहाँ पे देखो क्या आती है एक्सी की वैल्यू। एक्सी की वैल्यू 1/c ओमेगा, तो सी की वैल्यू कितनी है? 10 टू पावर 3। फिर ये माइक्रो दिया है, मतलब 10 टू पावर -6, तो कुल मिला के -3 हुआ। अपॉन पाई भी दिया है, और ओमेगा आपको पता है 100 पाई दिया है, तो पाई से पाई कैंसिल। अब नीचे कितने जीरो हैं? देखो प्लस के 3 ईयर है, 2 ईयर है, 5, प्लस के 5 जीरो, -6, तो माइनस का 1 जीरो बचेगा, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्सी की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 1 जीरो बचेगा तो 10। ठीक है, तो एक्सी की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो अब आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? एक्सी बड़ा है तो फॉर्मूला लगा लेंगे हम एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो z इक्वल्स टू हो गया √r²। r कितना दिया? अभी r का यूज़ होगा। अब r कितना दिया है? हाँ ये रहा, r दिया 10, तो 10 का स्क्वायर कर लो 100, प्लस एक्सी माइनस एक्सएल कितना है? एक्सी आपको दिया 10, एक्सएल दिया 5, तो 10 माइनस 5 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, निकाल लोगे अब तो ये आ गया 100, प्लस 10 माइनस 5 कितना होता है? 5 का स्क्वायर करना है तो 25, तो कुल मिला के आंसर आ गया √125। 125 को √25 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 25 का √5 निकालिए, अपने आप आंसर जाता जा रहा है बी के पास। ये सीधा आंसर है इसका बी, 5√5। ठीक है, क्लियर? 25 का √5 बाहर ले लिया, एक 5 अंदर रह गया, ये आंसर आ गया 5√5। तो z का इम्पीडेंस निकालने का बेसिक फॉर्मूला था। 12th में भी आपने ऐसे कुछ आपने न्यूमेरिकल्स किए होंगे, उसी पर बेस था। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन फिगर, डायग्राम दिख रहा है आपको, ये -q है, ये +q है, 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, P पॉइंट आ गया। तो बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो वहाँ पर P पॉइंट पर। ध्यान रखें, डायपोल तो दिया जरूर है, मगर डायपोल का जो फॉर्मूला, जो हम डिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके हम जो r के फॉर्म में लेते हैं, a हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। आपने डायपोल के जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें आपने लिखा है r² इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a²। तो a² को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो आंसर आपको जो फॉर्मूले मिलते हैं वो r² की फॉर्म में मिलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का 2kp/r³ और पोटेंशियल का kp cos θ/r², बट वो a नेग्लेक्ट होता है, इसमें a नेग्लेक्ट नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि एक्सियल पॉइंट का डायलेक्ट्रिक का फॉर्मूला अपन लगा लें पोटेंशियल का और आंसर निकाल दें, तो उससे गलत हो जाएगा, उससे नहीं आएगा। तो डायरेक्ट पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है kq/r। तो ये डिस्टेंस बताओ, ये कितना है? 5। ये डिस्टेंस कितनी बची? ये 2 बच रही है वाली, ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी? 2। ठीक है, और इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इससे डिस्टेंस देख लो पहले तो चार्जेस की, इससे डिस्टेंस कितनी है? 5 तो दे रखी है, ये कितनी है? 3, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ तक है, 3 + 5 इससे हो जाएगी 8, और ये टोटल 5 है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 है, 3 यहाँ से कम कर दूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रखी है? 2 सेंटीमीटर। तो ये चार्ज 2 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल बनाएगा, और ये चार्ज 8 सेंटीमीटर पोटेंशियल बनाएगा। ठीक है, तो आप नेट पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पे, फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। देख लो कैसे निकालेंगे, इधर देख लो। VP चाहिए मुझे, VP, P पॉइंट दिया है, मुझे VP चाहिए। VP पे 2 चार्जेस हैं, इसको मैं 1 कर देता हूँ, इस चार्ज को 1 लिख दूँ, इसको 2 लिख देता हूँ। ये फर्स्ट चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल मुझे लिखना है, लिख लेता हूँ। देखो, तो नेट पोटेंशियल चाहिए मुझे P पॉइंट पर, 2 चार्जेस हैं, 2 पॉइंट है, V1 और V2 को जोड़ना है, नेट पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो V1 की वैल्यू कितनी है? V1 की वैल्यू है हमारे पास, पहला चार्ज मैंने वो लिया,
तो V1 की वैल्यू आएगी माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है 8 है ना डिस्टेंस, माइनस से हमने क्या निकाली डिस्टेंस 8। फिर आ जाओ प्लस के, दूसरा चार्ज भी क्यू है, डायपोल है तो प्लस का है के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है 2 ही तो है 2। ठीक है, तो क्या करें कॉमन ले लूँ के क्यू, तो के क्यू मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया माइनस का 1/8 प्लस यहाँ पर आया 1/2। एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 8 एलसीएम लिया तो यहाँ पे हो गया -1 और यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 4। ठीक है, तो प्लस का 4 करते हैं, यहाँ पे आ गया के क्यू प्लस 4 -1 कितना होता है 3, तो ये हो गया 3/8। तो 3/8 के क्यू, ये आया पोटेंशियल की वैल्यू पी पॉइंट पे पोटेंशियल 3/8 के क्यू, आ गया आंसर 3/8 के क्यू है, क्यू के लिखा हुआ है, तो फोर्थ आंसर है इसका। ये था क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन क्या है फोर्थ है इसमें। कैलकुलेशन में भी ज़्यादा स्पेस आपका नहीं खाया गया है, पेपर इजी था कि आप लंबी कैलकुलेशन इसमें नहीं दी है, इजीली आप कर सकते हो, इसमें लंबी कैलकुलेशन नहीं दी है, छोटी सी जगह पे छोटी सी कैलकुलेशन है, रफ स्पेस की भी कोई कमी नहीं, आराम से आप कर सकते थे इस पेपर को, है ना। अगला देखो, नेक्स्ट ये हो गया ये वाला, अगला देखो 40। आपको एल लेंथ का एक वायर दिया है, राइट, वायर कंडक्टिंग करंट इसमें फ्लो हो रहा है आई, वायर दिया है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसकी लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया 2i कैप प्लस 3j -1, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेट। फोर्स का फॉर्मूला बताओ पहले तुम, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, फोर्स F इक्वल्स टू आई, फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स का, B क्रॉस L, वेक्टर फॉर्म में दिया तो वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, नहीं तो F इक्वल्स टू BIL होता है, BIL B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, L लेंथ, बट वेक्टर फॉर्म में तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा क्योंकि I स्केलर है तो मैंने बाहर निकाल दिया, B क्रॉस L। चलो B कितना है भी, I की वैल्यू देख लो, I की वैल्यू I है, वैल्यू तो दी कहाँ है, बस वैल्यू तो B की दी है बस। ठीक है, B की वैल्यू लिख लेते हैं, B की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप इंटू L, क्रॉस प्रोडक्ट करना है L के साथ, L दिया है एक्स एक्सिस पर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे Li कैप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है I क्रॉस I तो 0 होता है, अब मैं क्या करूँ, I क्रॉस I तो 0 होता है, तो 3 इंटू L, ये J क्रॉस I तो नहीं होता, ठीक है, तो आपका I क्रॉस J के यहाँ पे J क्रॉस I दे दिया, तो हो गया माइनस का 3L K कैप, फिर ये -4k है, ये I है, ठीक है, तो K इंटू आई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4L J कैप। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये 3L K कैप है, -4L J कैप है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, बट क्या वेक्टर फॉर्म में वैल्यू पूछी, नहीं, आपको पूछी है वेक्टर फॉर्म में नहीं, आपको पूछी है मैग्नीट्यूड फॉर्म में वैल्यू, तो आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए I ले लो, L इसमें से कॉमन ले लो, माइनस भी बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3k कैप प्लस 4j कैप, और 3k कैप प्लस 4j कैप का अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, आपको पता है 90 डिग्री पे हैं, तो आंसर आ जाएगा माइनस का IL और यहाँ पे आएगा 5, 3 और 4 90 डिग्री पे हैं, √3² प्लस 4² 5 आएगा अंडर रूट में, 3² प्लस 4² हाँ 5, 3² प्लस 4² 25 का अंडर रूट क्या आएगा 5, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सेकंड ऑप्शन 5IL। डायरेक्शन की बात इसमें नहीं की है तो कोई ज़रूरत नहीं, मैग्नीट्यूड ही पूछा है आपसे, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अगला 41 1D का प्रोजेक्टाइल, पहला क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल में दिया था, 41 दिया है स्ट्रेट लाइन मोशन का, मोशन की इक्वेशन का, बुलेट फायर हुई है किसी गन से, वुडन ब्लॉक में जाती है, वेलोसिटी u है, देन बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक, 24 सेंटीमीटर चलती है तो उसकी वेलोसिटी u से u/3 हो जाती है, देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक पर बेस क्वेश्चन है, रिटार्डेड मोशन होता है ब्लॉक के अंदर, कोई बुलेट जब एंटर करती है तो 24 सेंटीमीटर चल के उसकी स्पीड u से u/3 हो जाती है, और कंप्लीट u खत्म होती है जब उसकी लेंथ भी खत्म हो जाती है, लास्ट स्टॉप एंड जो है वहाँ जाके उसकी स्पीड 0 हो जाती है, तो ब्लॉक की टोटल लेंथ पूछी है आपसे, तो आपको पता है कौन सी इक्वेशन से होगा, इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन 3 से होगा, 3 से करना पड़ेगा इसको, तो देखो 3 से करते हैं, इसमें देखो 3rd इक्वेशन से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ब्लैंक पेपर लिया, देखो ये वुडन ब्लॉक ये है आपका पहला केस,
बुलेट जब एंटर करती है यहाँ से तब उसकी स्पीड क्या u है, 24 सेंटीमीटर चलकर उसकी स्पीड क्या हो जाती है, u/3 हो जाती है। ये आपको रिटार्डेशन दिया है यहाँ पर, मतलब यहाँ से पता लग गया कि रिटार्डेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए लगाओ। फर्स्ट केस के लिए इक्वेशन लगाएंगे थर्ड, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2s। क्लियर है? ठीक है, तो क्या स्पीड हो जाएगी फाइनल, u/3, तो मतलब u²/9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u² उसकी इनिशियल स्पीड थी, प्लस है ना, प्लस यहाँ पे 2a, s कितना चला, वो 24 सेंटीमीटर चला, तो 24 सेंटीमीटर रख देंगे यहाँ पर, s की वैल्यू 24 सेंटीमीटर रख दिया। ठीक है, और सपोज करें जो वुडन ब्लॉक है ये रिटार्डेशन प्रोवाइड करता है, रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहा है हमें या बुलेट को, वो कितना कर रहा है उसको वे लेते, सपोज कर लेते हैं -a है, लेट रिटार्डेशन इज -a, तो यहाँ पे -a रख देता हूँ, +a रखा, इसकी जगह -a रख सकते हैं हम, तो +2 रिटार्डेशन है -a, s की वैल्यू 24 है। ठीक है, तो ये माइनस का 48a इधर लिया हो, 48a इक्वल्स टू ये u² है, u²/9 माइनस कर दो दे जाके, तो ये जाएगा 8u²/9। ठीक है, तो 48a की वैल्यू ये माइनस कर दिया u² दे जाके, तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही, फर्स्ट केस की फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब बुलेट को कंटिन्यू करो और दूसरे एंड पे जाके वो स्टॉप हो जाती है, तो बुलेट को कंटिन्यू करेंगे तो वापस डायग्राम बनाऊँ, देखो बुलेट की यहाँ पे स्पीड u थी और पूरी लेंथ ट्रैवल करके s ट्रैवल करके यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, यहाँ पे स्पीड हो जाती है उसकी 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो आपको टोटल लेंथ तो पूछी है s कितना होगा। ठीक है, तो वापस से थर्ड इक्वेशन वापस से लगेगी इस केस में, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2s। ठीक है, तो v फाइनल स्पीड क्या है, 0 है, u कितना है, u तो u है, इनिशियल स्पीड u² है, फाइनल 0 है, प्लस 2s प्लस 2as, हमें s चाहिए आपका, तो s चाहिए, तो s निकालने के लिए क्या करूं, ये u² उधर ले जाऊं तो माइनस का u²/2a हो गया, ये s की वैल्यू है। अब a की वैल्यू मुझे यहाँ से पुट करनी पड़ेगी, यहाँ u² की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ a की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से आपने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू हो जाती है 8u²/9 × 48। इस वैल्यू को मैं रख लेता हूँ वहाँ पे, मैं कैंसिल नहीं किया, अब सब एक साथ कैंसिल कर लेंगे हम। s इक्वल्स टू आया माइनस का u²/2, a की वैल्यू रख दी 8u²/8u², 9 × 48 ऊपर चला गया, 9 × 48। ठीक है, ये वैल्यू है, तो जैसे a की वैल्यू पुट करते हैं u² से u² कैंसिल हुआ। ठीक है, 8 से 48 कैंसिल होगा, 6 टाइम्स ये 6 आ गया, 9 6 कितना होता है 54, 54/2 कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। तो फाइनली इसकी जो लेंथ मिली हमें वुडन ब्लॉक की वो 27 सेंटीमीटर है। कैलकुलेशन बेस्ड था, बट ये 1D में स्टार्टिंग में आप करते ही हो, थर्ड इक्वेशन लगाना है, 2 केस में कई सारे न्यूमेरिकल इसके आपने किए होंगे। चले अगला देखो 42, ऑप्टिक्स का पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, ऑप्टिक्स का पहला क्वेश्चन दिखा है, 2 थिन लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ f बट वन इज कॉन्केव एंड सेकंड कॉन्केव और सेकंड कॉन्वेक्स है, फर्स्ट कॉन्केव सेकंड कॉन्वेक्स जो भी है, कॉन्टैक्ट में रख दिया इक्वलेंट फोकल लेंथ। अब एक कॉन्वेक्स ले लिया एक कॉन्केव ले लिया तो कैंसिल हो गया ना आपस में। इक्वलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 की वैल्यू मान लो कॉन्वेक्स है पहला तो प्लस f आएगी, f2 की वैल्यू -f आएगी, तो बेटा 1/f -f तो 0 हो गया। तो इक्वलेंट फोकल लेंथ क्या आई, इक्वलेंट फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, 1/f इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो f इक्वल्स टू क्या होगा 1/0, तो ये आ जाएगी इनफाइनाइट, 0 नहीं करना है इसमें। 1/f की वैल्यू 0 है तो f की वैल्यू क्या होगी 1/0 जो इनफाइनाइट हो जाती है ना, कैंसिल करके 0 नहीं हो रही, कैंसिल करके इनफाइनाइट होती है यहाँ पर, क्योंकि इनकी दोनों की फोकल लेंथ अगर कैंसिल हो गई तो सिंपल, दोनों की फोकल लेंथ कैंसिल हो गई तो सिंपल एक प्लेन ग्लास बन जाएगा। और प्लेन ग्लास की फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। प्लेन ग्लास की कहाँ फोकल लेंथ होती है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, प्लेन ग्लास है, आर पर दिख रहा है, कॉन्वेक्स होगा तो फोकस करेगा, कॉन्केव होगा डाइवर्स करेगा, बट वो दोनों को लाके कैंसिल कर दो प्लेन बन गया। प्लेन की फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, एक और रे ऑप्टिक्स का, इन द फिगर शोन हियर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ओह 3 लेंस बन रहे दिख रहे हैं यहाँ पर,
तीन लेंस, आप इनको तीनों को अलग अलग कर दो, तीनों लेंसेज को अलग अलग कर तीनों का कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल लेंगे हम। ये फोकल लेंथ अलग अलग फोकल लेंथ है, ठीक है। या तीनों की पावर आप कंबाइन कर लो, फिर आप फोकल लेंथ निकालो इन्वर्स करके, जैसा भी करें हम। बट इसको अलग करोगे ना, तो पहला आपको दिख रहा है ये लेंस, ये कौन सा लेंस होगा, ये लेंस होगा प्लेनो कॉनकेव। फिर दूसरा लेंस ये वाला है, ये है सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा लेंस ये वाला है, ये वापस प्लेनो कॉनकेव लेंस बन जाएगा। तो तीन लेंसेज का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा इसमें, करते हैं इसको। तीनों लेंस का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन वाला तो एक मुझे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेज लेना पड़ेगा, फिर इसको डार्क कर देते हैं। अब देखो तीनों का देखो, तीनों की रेडियस कैसी अलग अलग है, सेम है, सबकी रेडियस सेम ही R1 R2 20 है, सबकी रेडियस सेम है। अच्छा ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ 1.5 है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये जो पानी भरा हुआ है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। तो पहले तो आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला पता हो कि ये एक तो लेंस हो गया, ये वाला पहला लेंस ये हो गया, ये हो गया आपका दूसरा लेंस कॉन्वेक्स लेंस सिंपल, तीसरा लेंस ये हो गया आपका, ठीक है। तो आपको पहले फॉर्मूला पता है किसका, इसका फॉर्मूला पता हो पावर का या फिर फोकल लेंथ का, कि प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला देख लो, 1/f का फॉर्मूला अगर देखूँ मैं, 1/f पावर होती है ना इसकी, तो 1/f का फॉर्मूला देखता हूँ मैं। 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r। ये तो होता है प्लेनो कॉनकेव या प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए। अब चूंकि कॉनकेव है तो माइनस लगा दोगे बस, प्लेनो कॉनकेव है माइनस आ जाएगा, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी तो सिंपल वैल्यू है 2 म्यू माइनस 1/r। ये हो गया आपका सिंपल कॉन्वेक्स जो होता है। कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस होगा, उसकी फोकल लेंथ या 1/f का फॉर्मूला ये है, और ये प्लेनो कॉन्वेक्स का 1/f का फॉर्मूला ये है, ठीक है। 1/f क्या होती है, पावर, मतलब ये इसकी पावर का फॉर्मूला है, ये इसकी पावर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर तीन लेंस कंबाइन कर दिया आपने, तो इक्वलेंट पावर क्या आएगी, तीनों की पावर जोड़ दें, P1 + P2 + P3। तो पहले की पावर वो लिखी हुई, ठीक है, नेगेटिव आएगी, माइनस है क्योंकि कॉनकेव है, तो पहले की पावर है माइनस म्यू माइनस 1/r। फिर दूसरे की पावर 2 म्यू माइनस 1/r। तीसरे की पावर माइनस म्यू माइनस 1/r, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान रहे हैं, ये दोनों तो हैं लिक्विड के बने हुए हैं, इनका 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और इसका 1.5 दे रखा है, नहीं तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। म्यू डैश ले लेता हूँ उसको, ठीक है, इसको म्यू डैश ले लिया, पानी वाले को, ग्लास का तो म्यू है ही सही। अब इसको ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 म्यू डैश माइनस 1/r, और ये बिकॉज लेंस है तो 2 म्यू माइनस 1/r, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस का 2 म्यू डैश कितना था 1.6, 1.6 में से एक माइनस करोगे तो 0.6 बचेगा, r आपका 20 सेंटीमीटर है, इधर आ जाओ, +2 ग्लास का 1.5 था ये, तो 1.5 - 1 करोगे तो 0.5 बचेगा, r हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताएं यहाँ पर, ये पावर की वैल्यू निकल के आ रही है, हमें फोकल लेंथ पूछा था, पहले पावर निकालें, फोकल लेंथ भी निकाल लेंगे। अब वैल्यू क्या मिल रही है हमें, एक तो 2, अपन कैंसिल करें इसको तो ये आ जाएगा 2 × 1.6, ये 20 हो गया, तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का, इस पॉइंट को भी हटाएं तो 6/100 हो जाएगा, एक जीरो पहले से था, एक जीरो और लिख दिया। यहाँ पर देखें तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, और इस पॉइंट को हटाएं तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 5/100। ये 0.6 था तो 0.6/100, 2 से 2 तो गया, 0.6 हटाया, जीरो नीचे आ गया, तो 0.6/100 6/100 हो गया। ये 0.5 था, पॉइंट हटाया, जीरो एक आ गया, तो 5/100 हो गया, 100 हो गया। तो पावर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पावर की जो वैल्यू आई देख लो यहाँ से, ये -6/100 + 5/100, तो -6/100 + 5/100, एलसीएम क्या आएगा 100, तो -6 + 5, पावर की वैल्यू आ गई -1/100। तो पावर -1/100, तो फोकल लेंथ क्या होती है 1/p होती है, तो ये हो जाएगा
1 अपॉन भी रखोगे तो 100 माइनस में, तो माइनस 100 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ रही है। देख लो सॉल्यूशन इसका। थोड़ा सा भी अब क्या है इसमें, प्लेनो कॉन्केव जो था उसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला या पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू माइनस का म्यू माइनस 1 अपॉन आर था, और कॉन्वेक्स लेंस का होता है 2 म्यू माइनस 1 अपॉन आर। उनको सॉल्व करने पर आंसर आया हमारा -100 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लेते हैं, सॉल्व तो कर दिया, ऑप्शन भी तो मिलना चाहिए। हाँ है, चलो सेकेंड ऑप्शन -100 सेंटीमीटर करेक्ट। ठीक है, इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करके करना है इसको। नेक्स्ट देखो, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विथ पीरियड टी, डेंसिटी d of the earth, gravitation g is universal gravitation constant, the quantity 3 pi upon gd represents, 3 pi upon gd लेके आना है हमें। तो बेटा सेटेलाइट अगर ऑर्बिट करता है, ऑर्बिटिंग है मतलब उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, वो घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके टाइम पीरियड, क्योंकि मुझे ऑप्शन में टाइम पीरियड दिख रहा है ना, ये t² है t³ है, तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालें कुछ, और डेंसिटी की फॉर्म में और दे रखा है देखो यहाँ पे d इज डेंसिटी। तो वैसे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होता है हमें, t इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन ऑर्बिटल स्पीड होती है v नॉट, ऑर्बिटल स्पीड v नॉट। v नॉट का फॉर्मूला बताओगे ऑर्बिटल स्पीड का, 2 पाई r ऑर्बिटल स्पीड v नॉट का फॉर्मूला √gm अपॉन स्मॉल r होता है, स्मॉल r होता है, बट यहाँ हम कैपिटल R ले रहे हैं क्योंकि उसने बोला जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ऑर्बिट की रेडियस और अर्थ की रेडियस सेम ही ले रहे हैं क्योंकि वो जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है। ये फॉर्मूला आपको पता है, तो 2 पाई यहाँ आएगा r, यहाँ आ जाएगा √r, ठीक है भाई, नीचे आ जाएगा √gm, बट m दिया नहीं है, हमें दिया है मास। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी d। ये t की वैल्यू चल रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूँ, ये और इस पर ध्यान देना, स्क्वायर कर लेता हूँ, तो t² इक्वल्स टू, स्क्वायर करूँगा अंडर रूट हटेगा तो 3 पाई अपॉन GT की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्क्वायर करते हैं, 4 पाई का स्क्वायर, फिर r² अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि अंडर रूट था, अपॉन में नीचे अंडर रूट हट गया g, फिर आया 4 पाई नीचे r³ d, और ये जो 3 अपॉन में था इसको ऊपर लिया हूँ, ये वैल्यू लिख दी मैंने। अब r² कट गया, पाई² से पाई कट गया, बचा क्या अभी, 4 से 4 कट गया, लो तो ये क्या बचा, ऊपर बचा 3 पाई और नीचे बच रहा है g और d, आ गया 3 पाई और g और d की वैल्यू कितनी है, t², तो ये t² ही था, ऑप्शन है फर्स्ट इसका, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन का टाइम पीरियड का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रुथ टेबल इज, तो ये कौन सा गेट है, ये नॉट गेट है, ये गेट बना हुआ है यहाँ पे, पहला नॉट गेट है, ये नॉट गेट है, सिंपल दिख रहा है आपको, ये एक और ये भी नॉट गेट है, और ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है। तो आपको पता है नॉट गेट क्या करता है, इन्वर्ट करता है, तो ये ए का ए बार कर देगा, ए बार, बी का बी बार हो जाएगा, और वाई एंड गेट है, तो एंड गेट क्या करता है, एंड गेट नहीं है, नैंड गेट है, तो इन दोनों को ऐड करके इन्वर्ट कर देगा, तो वाई क्या करेगा, ए बार प्लस बी बार का होल बार। तो आप चाहो तो इसको वैल्यू को आप इस वैल्यू को इस ट्रुथ टेबल की 0 0 जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको पुट करके आप आंसर निकाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। आंसर निकाल के चेक करोगे इसमें, तो ये गेट और आपको जो दिखेगा ये और गेट की तरह बिहेव कर रहा है। या एक बात और से पता लग जाता है आपको, देख लो y की वैल्यू आपने क्या लिखी, y की वैल्यू लिखी a बार जो a ने भेजा प्लस b बार जो b ने भेज दिया, और ये बिकॉज कौन सा गेट है, नैंड गेट है, सॉरी नैंड गेट है, मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, हमें क्या करना है, इनटू करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनटू करना है। y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, चलो मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखो y इक्वल्स टू a बार, ठीक है, यहाँ पर कौन सा गेट है, नैंड गेट है, तो y डॉट
y इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार। अब ये बिकॉज नैंड गेट है तो पहले तो मल्टीप्लाई करेगा फिर इन्वर्ट कर देगा, ये आ गया ये, ठीक है। तो y इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार फिर होल बार है। अब यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो इसका रिजल्ट आप कह सकते हो ए बार डॉट बी बार होल बार, तो यहाँ पर इसको कह सकते हैं इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी। ये कुछ आपके जो आपके चैप्टर में दे रखा है बुलियन अलजेब्रा, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू ए प्लस बी आती है। अगर ये आपको आता है तो ये किससे कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो कि आप वैल्यू पुट करो 0, फिर देखो यहाँ पे 0 पुट करोगे, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपने 0 पुट किया तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ 0 पुट किया यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 1 डॉट 1 क्या होता है 1, उल्टा कर देंगे इन्वर्ट कर देंगे तो 0 आएगा। तो 0 0 इन्वर्ट करने से 1 आता है, फॉर एग्जांपल 0 0 इन्वर्ट करने से 1 आता है। तो 0 0 आपने डाला, 0 का 1 हो गया, 0 का 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 होता है, इन्वर्ट करेंगे 0 आएगा, 1 इंटू 1 करेंगे इन्वर्ट करेंगे 0 आएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो पहला जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए इसका, वो आना चाहिए इसका 0। तो 0 में कौन सा ऑप्शन है, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, इसमें तो 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो ये दोनों गलत हुए, ठीक है। तो इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं। अब आप दूसरा 0 1 डाल के देखो, एक को 0 रहने दो, एक को 1 डाल देते हैं, मान लो इसको 1 डाल दिया आपने, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 0 इंटू 1 क्या होता है 0, 0 का इन्वर्ट करेंगे तो 1 आएगा, फिर 0 1 के साथ 1 आएगा, ये सही है, 0 1 के साथ 1 आएगा, ये सही है। 1 1 डाल के देखें तो 1 1 लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 0 0 0 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 0 का उल्टा क्या होता है 1। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका ए। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हो, और ये बुलियन अलजेब्रा आती तो इससे भी कर सकते हो। तो ये कौन सा गेट हो गया, सिंपल और गेट हो गया, ए प्लस बी से पता लग रहा है और गेट हो गया, टेबल से पता लग रहा है और गेट हो गया, ठीक है। सबसे अच्छा तो कुछ भी याद नहीं करना पड़े, कोई अलजेब्रा मत पढ़ो, सीधा वैल्यू पुट करके निकाल दो उसको। नेक्स्ट देखो 46 में, अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन सेमी सर्कल शेप ए टू बी, द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी, सब आपने पढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड, ये एक वायर हो गया सेमी इनफाइनाइट, ये एक वायर हो गया सेमी इनफाइनाइट, पॉइंट ये हो गया और ये हो गया सेमी सर्कल। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो मुझे बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये जो आपका वायर है शुरू में ये सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ, सेमी इनफाइनाइट का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इनफाइनाइट टू ए की बात कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ से वायर घूम गया, ये सेमी सर्कल हो गया, ए टू बी सेमी सर्कल हो गया, फिर ये करंट यूँ चला गया और ये भी सेमी इनफाइनाइट है, ये हो गया बी पॉइंट। तो सेमी इनफाइनाइट का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ, सेमी इनफाइनाइट का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और सेमी सर्कल का हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, ये सेमी सर्कल के लिए, ठीक है, और ये सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए। तो आपके दो ही तो फॉर्मूले हैं इसमें, सेमी इनफाइनाइट 2 वायर हैं और एक सेमी सर्कल है, तो 2 बार आप 3 बार फॉर्मूला लगाओगे, 2 वायर के एक इसका, और डायरेक्शन देख के लगाओगे। चलो कहाँ पे पूछा है, पॉइंट ये रहा आपका P, और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी R है, ठीक है, R तो वैल्यू पुट कर ही लेंगे। अब सबसे पहला इनफाइनाइट टू ए के लिए पहला मैग्नेटिक फील्ड है, वैल्यू तो हमें ये रखनी है, डायरेक्शन देखो क्या होगी, वायर में करंट यूँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे चाहिए तो इनवर्ट्स होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, इनवर्ट्स, तो पहला मैग्नेटिक फील्ड जो आया वो इनवर्ट्स आया। दूसरा आ जाओ, करंट यूँ गया, फिर दूसरा मैग्नेटिक फील्ड देखना, वायर यूँ घूम रहा है, करंट यूँ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है, तो सेकंड वाला जो आएगा वो आउटवर्ड आएगा, मतलब ये उल्टा हो गया। थर्ड देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, पॉइंट इधर है, अब करंट यूँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ है तो क्रॉस आया वापस। पहला वाला देखो, पहला वाला वायर करंट यूँ जा रहा था, पॉइंट नीचे था इसलिए अंदर की तरफ है, ये वाला वायर इस तरह से दिया, पॉइंट इस तरह नीचे की तरफ है तो अंदर की तरफ जाएगा, और इसमें वायर ऐसे जा रहा है करंट, पॉइंट ऊपर की तरफ इसलिए अंदर की तरफ जाएगा। तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे सेमी इनफाइनाइट वायर वाले, और ये सेमी सर्कल वाला ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। हम कैसे निकालते हैं पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, वो भी देख लो। पी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, इनफाइनाइट टू ए पहला मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इनफाइनाइट टू ए पहला, प्लस दूसरा मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कल के लिए ये आ जाएगा बी ए बी,
ये भी लिख लो, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर सम कर रहे हैं हम। तीसरा आ जाएगा वापस मैग्नेटिक फील्ड बी टू इन्फिनिटी, बी टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, इसको माइनस करना है। डॉट आपका क्रॉस आपका साथ है इसलिए जुड़ जाएगा, क्रॉस है ना, जुड़ेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है, राइट। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये वाला माइनस कर लें, ये होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, और ये वापस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। इन दोनों को तो जोड़ लो भाई आपस में, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। 4 पाई आर ऐड करोगे तो 1/4 1/4 1/2 होता है, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। अब जो कॉमन लेना है कॉमन ले लेते हैं, चलो यहाँ से आगे चलें। तो म्यू नॉट आई अपॉन, क्या कॉमन लें, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन पाई, यहाँ पे आएगा माइनस का 1 अपॉन 2, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर 1 अपॉन पाई माइनस 1 अपॉन 2। ये तो अपन ने निकाला। ऑप्शन में तो देखो ऑप्शन क्या था, ये रहा ऑप्शन, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, माइनस कर ही नहीं रहे, ये है देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर माइनस 1 माइनस 2 अपॉन पाई, ये देखो 1 माइनस 2 अपॉन पाई। ये पॉइंटेड इन द पेज और ये है पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज। डायरेक्शन से भी आप निकाल सकते हो वैल्यूज़ की कि क्या डायरेक्शन होगी, पॉइंटेड इन द पेज या पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज। तो हमें देखें वैल्यू जो हमें मिली है ये कितनी मिली है, ये वाली वैल्यू मिली है 1 अपॉन पाई माइनस 1 अपॉन 2। सॉल्व कर लेंगे। चलो मुझे बताओ एक बात ध्यान से देखना कि जो बीपी की वैल्यू आएगी, ये जो डॉट वाला था इसको मैंने नेगेटिव लिया है, क्रॉस वाला था इसको मैंने पॉजिटिव लिया है। क्रॉस मतलब इन द पेज, डॉट मतलब आउट द पेज। तो डॉट वाला मैंने माइनस लिया है, क्रॉस वाला मैंने प्लस ले लिया, प्लस लिया भी है, इन दोनों को जोड़ा भी क्योंकि सेम डायरेक्शन में थे। क्रॉस को प्लस से डिनोट कर रहे हैं, डॉट को माइनस से, तो डॉट की डायरेक्शन नेगेटिव है, क्रॉस की डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो आपका आंसर देखो ध्यान से, ये जो आंसर आया आपका ये तो कॉमन हो गया 1 अपॉन पाई माइनस 1 अपॉन 2। आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, उससे आपको पता लगेगा कि डायरेक्शन क्या होगी। बताओ 1 अपॉन पाई 1 अपॉन 3.14, ये 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 मतलब 1 में 2 डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 1 में 3, यहाँ 3 से बड़ा वैल्यू डिवाइड कर रहे हैं। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू में से बड़ी कौन सी है, 1/2। आप 1 में से 2 डिवाइड कर, 1 में 2 डिवाइड कर रहे हो, हाफ कर रहे हो, और ये 1 में 3 डिवाइड कर रहे हो तो ये 1/3 कर रहे हो। तो 1/3 माइनस हाफ, तो नेगेटिव वैल्यू, ये जो अमाउंट आएगा नेगेटिव में आएगा। तो बीपी की वैल्यू माइनस में आ रही है, और माइनस मतलब कौन सी डायरेक्शन है, डॉट, और डॉट मतलब क्या होगा, इनवर्ड्स की आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स, इसको वैसे आउटवर्ड्स कहते हैं। और यहाँ पर आंसर में देख लेते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ पर देखते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन पॉइंटेड अवे बोला है, आउटवर्ड मतलब पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज। तो ये करेक्ट आंसर है 20 का। वैसे वैल्यू भी हमने निकाली थी, वैल्यू में हमने 2 और कॉमन लिया, 2 और कॉमन लेते 4 आर आ जाता, तो ये भी निकाल सकते हो आप आराम से। ये देखो 2 और कॉमन ले लो आप, इसमें से म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन पाई माइनस 1। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 2 कॉमन ले लो, तो ये आपका 2 कॉमन लिया तो 2 अपॉन पाई माइनस 1 आ गया। तो वैल्यू तो हम एडजस्ट कर लेंगे, इसमें इस तरह से दे रखी है। ठीक है, 2 अपॉन माइ, ये डायरेक्शन की वजह से आ रहा है कि 2 अपॉन पाई माइनस 1 लिखें या 1 माइनस 2 अपॉन पाई लिखें, क्योंकि हमने क्या लिया, क्रॉस को प्लस और डॉट को माइनस ले लिया। इसमें डॉट को प्लस लिया है, क्रॉस को माइनस लिया, इसलिए माइनस किया हुआ है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या आ रही है, पॉइंटेड अवे। चलिए अब नेक्स्ट देखो 47th, प्लेटिनम आपको दे रखा है। प्लेटिनम के वायर का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड 2 ओम है और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6.8 है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस बताओ। तो इसका फॉर्मूला पढ़ा है, आर इक्वल्स टू, बेसिक फॉर्मूला आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा आर इक्वल्स टू क्या होगा, आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। पूछा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट पूछा है अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। ये फॉर्मूला लगा के अल्फा निकाल सकते हो। डेल्टा आर मतलब रेजिस्टेंस में चेंज, कितना चेंज हुआ, 2 से 6.8 हो गया, मतलब 4.8 तो आ गया आपका रेजिस्टेंस में चेंज।
फिर आर नॉट कितना है, शुरू में रेजिस्टेंस कितना था 2 ओम। डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज कितना किया 0 से 80, तो 80 से डिवाइड कर देंगे हम, डेल्टा टी यहाँ पे 80 आएगा, 0 से 80 ले गए ना, जितना भी चेंज किया है वो आप रख दोगे 80, ठीक है। तो ये वैल्यू है, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो 4.8 में 1 पॉइंट और हटाओ, देखो एक 0 और आ गया नीचे, ठीक है। तो 8 से 48 कितनी बार कटेगा, 8 से 48 कटेगा 6 टाइम्स, 6/2 इंटू 100, 8 तो कट गया ना। और 6/2 क्या होता है 3 इंटू 10⁻² आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻² आ जाएगा, सेकेंड आंसर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डेल्टा आर इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये लगाना था। डेल्टा टी कंफ्यूज ना हो, डेल्टा टी डिग्री में हो चाहे केल्विन में हो, डिफरेंस हमेशा एक ही रहता है, चाहे केल्विन हो चाहे डिग्री में हो, डिफरेंस आपका